हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। आरपी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारे 7 से लेकर 11 जुलाई तक जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अच्छा, जो चीजें मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ा चुकी हूँ वो हमारी कवर हो चुकी हैं। आई होप ये लेक्चर आपको दिख रहा है और सारी चीजें यहाँ पर सही हैं, आपको साउंड वगैरह का कोई भी इशू नहीं आ रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ में। तो हमारी पहली न्यूज किस चीज से रिलेटेड है? यहाँ पर ये बात हो रही है तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट बन गया है टू अडॉप्ट टीबी डेथ प्रेडिक्शन मॉडल। तो यहाँ पर अब जो भी ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड आपके डेथ है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक प्रेडिक्शन मॉडल लाया गया है। तो अब हमारा ऐसा पहला स्टेट बन गया है ये जिसने इसको अडॉप्ट किया है। तो आपको पता है ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी डिसीज है जिससे काफी सारे लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर डेथ्स काफी ज्यादा हो जाती हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर थोड़ा सा अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम बात करें टीबी स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है। मॉडल किसने डेवलप किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ने इसको स्टार्ट किया है। और फंक्शनैलिटी की अगर हम बात करें तो हमारे डेटा के बेसिस पर 56,000 टीबी पेशेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अभी आप देखोगे उनके ऊपर ये फंक्शनल रहेगा। रिस्क जो है डेथ की, ठीक है, वो ये डायग्नोसिस के टाइम पर ही बता देंगे कि कितना परसेंटेज यहाँ पर रिस्क है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो ज्यादा बीमार हैं, जो सीवियरली इल हैं, ठीक है, उनके लिए इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की बात ये बताएगा और टाइमली ट्रीटमेंट की। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे फायदा क्या होने वाला है, तो जो टीबी से रिलेटेड डेथ्स है, टीबी मोर्टेलिटी जो है, इसका रेट हम कम करेंगे। इसका जो डेथ इतनी ज्यादा हो रही है उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो मॉडल है ये हमने टीबी सेवा मोबाइल एप्लीकेशन में अपना एम्बेड किया है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम आप याद रखना। और ये यहाँ पर कसानोई इरापिल्ला थित्तम, ठीक है, तमिलनाडु का केईटीज का इनिशिएटिव के अंडर आता है। तो अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाती है और ये यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आप देखते हो कि लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनको यहाँ पर अप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल ओडिशा से 2-3 मॉडल्स इस तरह के लिए गए हैं। अब बात करें अगर हम की रिस्क इंडिकेटर्स हमारे क्या क्या इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर बॉडी का वेट देखा जाएगा। आपको पता होगा या आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जिन लोगों को टीबी होता है धीरे धीरे उनका वेट बहुत कम होता चला जाता है। मोबिलिटी उनकी कैसी है और को इन्फेक्शंस यहाँ पर कितने प्रेजेंट हैं, ये भी चीज देखी जाएगी। अब बात करें यहाँ पर प्रेडिक्टिव एक्यूरेसी की, तो आप देखोगे हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको ये आइडेंटिफाई करेगा और बताएगा कि भाई 10 से लेकर 50% तक कितने चांसेस हैं इनकी डेथ के। और लोअर रिस्क पेशेंट जो हैं उनको ये 1 to 4% के बैक्टीरिया बोल रही हूँ, सॉरी गाइस। तो यहाँ पर ये 1 to 4% यहाँ पर आपको रखेगा जो भी आपका डेथ रिस्क है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्रैकेट में एंड यहाँ पर अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो हाईएस्ट टीबी बर्डन ग्लोबली इंडिया का देखा जा सकता है कि भाई इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं। और अगर हम बात करें हर 3 मिनट में 2 टीबी से रिलेटेड डेथ्स इंडिया में हो रही हैं, दिस इज वेरी कंसर्निंग। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ज्यादातर टीबी डेथ्स होती हैं ये प्रिवेंटिव होती हैं अगर हम अर्ली डायग्नोस कर लें और एप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करें। इसके अलावा एएमआर के बारे में भी आप जरूर पढ़ना, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जहां पर इंडिया में क्या करते हैं लोग, जैसे धीरे धीरे बीमारी थोड़ी कम हो जाती है और वो ठीक होना शुरू करते हैं तो वो दवाई छोड़ देते हैं और बैक्टीरिया वहीं पर रह जाता है, जिसकी वजह से फिर यहाँ पर वो जो दवाइयां उन्होंने पहले खाई उससे इनके अंदर एक रेजिस्टेंस आ जाता है। अब वो जो रेजिस्टेंस आ जाता है फिर और अलग अलग तरह की दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ती हैं। और इंडिया में मेजरली जो मतलब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है उनके अगेंस्ट हमारा जो माइक्रोबैक्टीरिया है वो माइक्रोबैक्टीरिया अब रेजिस्टिव हो चुका है, उसका कोई असर नहीं होता है दवाइयों का। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट आ जाओ। संजोग गुप्ता जी को अपॉइंट किया गया है न्यू सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी का यहाँ पर नए सीईओ आए हैं संजोग गुप्ता जी, ठीक है, एक इंडियन है, ऑफ कोर्स नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस बीसीसीआई का काफी बड़ा रोल रहने लग गया है आईसीसी में, इसी वजह से यहाँ पर इंडियंस की अपॉइंटमेंट आपको देखने के लिए मिल रही है। ये जो है 7 सीईओ बने हैं इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीसी। प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो स्पोर्ट्स एंड लाइव एक्सपीरियंस यहाँ पर जियो स्टार जो है, ठीक है,
इसमें ये सीईओ की तरह सर्व करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 20 साल का एक्सपीरियंस इनके पास मीडिया में, एंटरटेनमेंट में और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में है। अप्रूवल प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इनका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर आईसीसी के चेयरमैन जय शाह जी ने यहाँ पर अप्रूव किया था। तो याद रखना, अब सीईओ और चेयरमैन दोनों ही इंडिया से हैं, ठीक है। प्रीडेसर कौन थे यहाँ पर, तो जियोफ एलरडाइस जो हैं वो फॉर्मर सीईओ थे और इन्होंने स्टेप डाउन किया है जनवरी 2025 में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली बैंकिंग बॉडीज में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं कि किसने किसको यहाँ पर रिप्लेस किया है, ठीक है, किसकी अपॉइंटमेंट हुई है और कौन नए लोग आए हैं। इससे इंपॉर्टेंट ये भी होने लग गया है कि किसको रिप्लेस किया गया। अच्छा, ये इंटरिम सीईओ रहे थे 2020 से और बाद में ये लिटरल यहाँ पर क्या हुआ, फुल टाइम सीईओ बन गए थे। तो इंटरिम सीईओ क्या होता है कि जब तक कोई परमानेंटली यहाँ पर बॉडी को या किसी पर्सन को डेजिग्नेट नहीं किया जाता, हम इंटरिम लोगों को लेकर आते हैं। तो आप यहाँ पर ना अलग अलग पोजीशंस में इंटरिम वर्ड पढ़ोगे, समझ जाना कि परमानेंट नहीं हुए हैं ये। चलो, आईसीसी के बारे में बात करें तो ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। यहाँ पर क्रिकेट से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल मैचेस, टूर्नामेंट्स होते हैं उन्हें ये ऑर्गेनाइज करती है। आप लोग क्रिकेट के फैन होगे, डेफिनेटली पता होगा। जिन लोगों को, थोड़े बहुत लोग हैं इंडिया में जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं होती है, अदरवाइज सबको ही होती है ना। तो यहाँ पर 1909 में ये आई थी, तब इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद ये इंटरनेशनल बना, उसके बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के बाद काउंसिल बन गया, ठीक है। कहाँ पर हेडक्वार्टर है, दुबई यूएई में है, याद रखना, दुबई यूएई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। नेक्स्ट आ जाओ, यूएई ने लॉन्च किया है नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा। किसके लिए, इंडियंस के लिए। कितने रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पर, 23 लाख रुपए देने पड़ेंगे अगर आप ये वीजा चाहते हो। तो न्यू वीजा कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है यूएई के द्वारा, जहां पर आपको यहाँ पर नॉमिनेशन के अकॉर्डिंग कितने क्या मिल सकता है, गोल्डन वीजा मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी मिल जाती है। बहुत ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या बिजनेस में नहीं करना, 23 लाख रुपए दे देने हैं बस। तो वीजा की जो कॉस्ट है ये वन टाइम यहाँ पर रहेगी। एंड अगर हम बात करें टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, तो टारगेट बेनिफिशियरीज में आपके पास में हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स आएंगे, जैसे साइंटिस्ट हो गए, एजुकेटर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, मैरीटाइम एक्सपर्ट्स हो गए, राइट। तो हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ही बोला गया है। अब एप्लीकेंट जो हैं इनके पास 15 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर इनको काफी अच्छा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए इनकी फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोसेस दे रखा है इन्होंने कि भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग देखा जाएगा, सोशल मीडिया असेसमेंट्स होगा, फाइनल अप्रूवल यहाँ पर आपका यूएई की गवर्नमेंट ही देगी। अच्छा, ये किस किस को दे रहे हैं, इंडियंस को भी और बांग्लादेशी नेशनल्स को भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें तो जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम था ये इन्होंने लॉन्च किया था 2019 में। 2019 में आपका ये प्रोग्राम लॉन्च हो गया था। 2022 की बात की जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट थी वो आपकी कम कर दी थी। तो पहले यहाँ पर आपने देखा था कि 25 लाख रुपए जो है वो आपको देने पड़ रहे हैं अब, राइट। तो पहले यहाँ पर आपके पास में कम अमाउंट देना पड़ता था। और ये एईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अरब एमिरेट्स दिरहम, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कम पैसा देना पड़ेगा, पहले आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर ब्रिक्स समिट के ऊपर। अच्छा गाइस, एक और न्यूज आई थी अभी हाल फिलहाल में, जिसमें इन्होंने बोला है कि जो दुबई बेस्ड ग्रुप है इन्होंने अपोलोजाइज किया था कि लाइफ टाइम वीजा क्लेम्स जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए मिलता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलता, ये बात याद रखना। कुछ लोगों ने यहाँ पर लाइफ टाइम भी बोला होगा, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, ब्रिक्स समिट जो है, ठीक है, तो यहाँ पर रियो दी जेनेरियो में हो रही है, ब्राजील की कैपिटल है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडोनेशिया को एक फुल टाइम ब्रिक्स मेंबर बना दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर 10 नए पार्टनर कंट्रीज ऐड हुए हैं, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, क्यूबा, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान। ओके, याद रखोगे। तो 10 नई पार्टनर कंट्रीज आई हैं और इंडोनेशिया अब फुल ब्रिक्स मेंबर बन गया है। तो आई थिंक ये BRII कर देंगे इसमें। तो अब ब्रिक्स में आपके पास में 20 कंट्रीज हैं, 10 कोर मेंबर्स हैं, 10 यहाँ पर पार्टनर नेशंस हैं। ब्रिक्स का फॉर्म आपको पता ही होगा, फुल फॉर्म क्या रहता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और यहाँ पर आपका साउथ अफ्रीका, राइट।
तो यहाँ पर 56% वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ जाती है और 44% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखने के लिए आपको मिलता है, राइट। तो ये याद रखना ब्रिक्स के बारे में आप लोग कि भाई कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आपकी इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बाकी और नेशंस कौन से हैं? इजिप्ट है, इथोपिया है, राइट, इंडोनेशिया नया मेंबर बना है, ईरान और यूएई, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर रियो डी जेनेरियो का जो आपका डिक्लेरेशन अडॉप्ट हुआ है, तो क्योंकि रियो में हुआ है इसीलिए इसका नाम हमने रियो डिक्लेरेशन रखा है। ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया जुलाई 6-7-2025 में, ठीक है। यहाँ पर ये ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी में जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करने की बात करते हैं और ग्रेटर रोल की बात करते हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक है। अब आ जाओ की इनिशिएटिव्स क्या क्या हुए हैं। तो अभी आपको पता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सभी ऑर्गेनाइजेशंस में बात हो रही है, तो क्लाइमेट फाइनेंस डिक्लेरेशन की बात हुई है, एआई गवर्नेंस डिक्लेरेशन की बात हुई है। तो यहाँ पर इक्विटेबल क्लाइमेट फंडिंग मैकेनिज्म की बात की गई है कि भाई जो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है पोल्यूशन की तरफ, वो इन चीजों की तरफ, वो ज्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देंगे। एआई गवर्नेंस में इन्होंने बोला है कि भाई एक फ्रेमवर्क बनाना है जहां पर एथिकल और इंक्लूसिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट की बात हो। अब आप लोग देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इमोशंस की तरफ जा रहा है। मतलब अब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रोबोटिक्स है, ठीक है, रोबोट्स में एआई के साथ में आ रहे हैं और साथ में फिर वो इमोशंस भी दिखा रहे हैं। तो पार्टनरशिप यहाँ पर हमें करनी है ताकि हम एलिमिनेट करें सोशली डिटरमिन्ड डिसीजेस को। इन्वेस्टमेंट गारंटी मैकेनिज्म लॉन्च हो रही है बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक, ओके। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये याद कर लेना, क्योंकि ये फिर क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं कि किस डिक्लेरेशन में इसके बारे में बात हुई है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंड, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंजर्वेशन फंड किसके बारे में बात कर रही है? ये बात करती है कि हमें अमेज़न, कॉन्गो और जितने भी हमारे अदर रेन फॉरेस्ट हैं उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर अब हमारे ब्रिक्स नेशन का फोकस आ चुका है। इसके अलावा आगे बात करें अगर हम, तो इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का यहाँ पर रोल देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया 18th ब्रिक्स समिट को लॉन्च होस्ट करेगा 2026 में, ठीक है। तो 2026 इज नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ पर हो रहा है। ब्रिक्स लीडर ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है कि इंडिया जो है वो UNFCCC COP33 जो है 2028 में उसको भी होस्ट करे। और COP30 जो है वो आपका कहाँ पर होगा? वो हो रहा है बेलिम, ब्राजील में, राइट। तो यहाँ पर अब डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। 2006 में ब्रिक्स आया था, तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर साउथ अफ्रीका ने एंटर किया 2010 में, तो यहाँ पर हमने एस लेकर आए, ठीक है। अब आपको जैसा मैंने बताया ईरान, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडोनेशिया, ये सारे कुछ एक्स्ट्रा न्यू मेंबर्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर त्रिनाद और टोबैको में हमारे कौन गए हुए हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं और उनको मैंने आपको लास्ट न्यूज में बताया भी था कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिला, राइट। तो यहाँ पर अब ये 8th कंट्री बन गया है जो इंडिया का यूपीआई जो है उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो सी अब हम लोग यहाँ पर सर्विसेज में अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी आगे जा चुका है, ऑल्दो चाइना थोड़ा ज्यादा आगे है, बट ऑफ कोर्स हम भी यहाँ पर पीछे नहीं रहे हैं ज्यादा, ठीक है। थोड़ा सा और मेहनत करेंगे और आगे पहुंच जाएंगे। तो अब ये फर्स्ट कंट्री बन चुका है कैरिबियन रीजन में जो कि यहाँ पर इंडिया का यूपीआई जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। इसके अलावा इंडियन ट्रैवलर्स जो हैं अब वो इजीली यूपीआई बेस्ड ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं जैसे ही वो टीएनटी में घूमने के लिए जाएंगे। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने नेशन को वहां पर कॉन्ग्रेचुलेट किया। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर गए हुए थे, तो यहाँ पर इन्होंने इनवाइट करा है वहां की प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद बिसेसार को, जिन्हें इन्होंने बिहार की बेटी भी बुलाया है इन्होंने इनको, ठीक है, कि भाई आप इंडिया आओ। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हम अपने बायलैटरल टाइज जो है, बायलैटरल टाइज होते हैं कि दो कंट्रीज आपस में अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर डिजिटल डोमेन में अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब दोनों ही नेशंस यहाँ पर कोलैबोरेट करना चाहते हैं
किसके ऊपर? इंडियन स्टैक्स सॉल्यूशंस के ऊपर। तो डिजीलॉकर, ई साइन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इन सारी चीजों पर ये यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें यूपीआई अडॉप्शन की, तो टीएनटी कौन से नेशन बना है? 8th नंबर का नेशन बना है, जो कि क्रॉस बॉर्डर क्यूआर बेस्ड ट्रांजेक्शंस कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा फ्रांस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका और सिंगापुर, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर यूपीआई को अडॉप्ट करा है, राइट। चलो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंडिया जो है उसको अवार्ड किया गया है 7 स्टार रेटिंग के साथ में फॉर सस्टेनेबल माइनिंग। तो यहाँ पर अब इंडिया को 7 स्टार मिला है पहली बार, ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है। तो फर्स्ट टाइम सिंस द अवार्ड्स इंसेप्शन इन 2016, 2016 में अवार्ड देना स्टार्ट किया गया था। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है इनको मिला है 7 स्टार रेटिंग टू 3 माइंस, 3 माइंस को मिला है। तो नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको मल्टीपल स्टेटमेंट बाइज क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें ये 3 नाम और 2-3 नाम और दे देंगे और पूछा जाएगा कि किस किस को मिला है, ठीक है। तो इन्होंने सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस की हैं जो एक्सेप्शनल लेवल पर हैं। सबसे पहले कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट का नाउकारी लाइमस्टोन माइन, ठीक है, महाराष्ट्र बेस्ड है। पहली माइन है इंडिया में जिसको कि 7 स्टार रेटिंग मिला। किस किस वजह से मिला है? जीरो वेस्ट माइनिंग की वजह से मिला है। इसके अलावा जो भी लाइम का स्लज होता है इसको ये यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, ठीक है। और सोलार पैनल्स जो हैं इन्होंने फ्लोटिंग सोलार पैनल्स यूज किए हैं, इस वजह से भी इनको ये मिला है। इसके अलावा और क्या है यहाँ पर? इसके अलावा विमेन लेड मशीनरी ऑपरेशंस ये लेकर आए हैं धारण्य कन्या स्कीम के अंडर, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये जो भी आपका वो बनाते हैं ना, आपने देखा होगा थोड़ा सा कीचड़ टाइप्स का बन जाता है ना, जो हमारा सीमेंट से बनता है। ऐसे ही लाइम का एक स्लज इन्होंने बनाया होगा जिसको ये रीयूज करने वाले हैं और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा और किसको मिला है? टाटा स्टील के नोआ मुंडी आयरन माइन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर बेस्ड है? झारखंड बेस्ड है। संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड कमाथारू माइन, इनको भी यहाँ पर ये मिला है। तो तीनों का नाम आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील और संदूर, ठीक। चलो अब अल्ट्राटेक की अगर हम बात करें तो 13 लाइमस्टोन माइंस हैं जिनको ये स्टार रेटिंग्स मिली है। 1 माइन के यहाँ पर 7 स्टार मिली है और 12 जो है उनको 5 स्टार। तो हाईएस्ट नंबर मिला है इनको 5 स्टार रेटेड माइंस का। तो दे आर डूइंग वेरी गुड, वी कैन से दैट, ठीक है। और वो भी सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए मिला है। अवार्ड सेरेमनी की बात करें तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में ये हुआ था। प्रेजेंट किया है जी किशन रेड्डी ने। और यहाँ पर टोटल माइंस जो हैं 3 माइंस को 7 स्टार जैसा मैंने बताया और 95 माइंस है जिनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, ठीक है। अब विजन क्या है यहाँ पर? विजन ये है कि साइंटिफिक माइनिंग करनी है, सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है, सोशल इंक्लूजन करना है। इवन मैंने आपको हाल फिलहाल में एक न्यूज पढ़ाया था जहां मैंने बताया था कि यहाँ पर जो लोग माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जब वो यहाँ पर अपना रिटायरमेंट लेंगे उसके बाद में पोस्ट रिटायरमेंट उनकी केयर करने के लिए भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल्स और बहुत सारा डस्ट वगैरह इनके अंदर चला जाता है। तो इनको हेल्थ इश्यूज काफी देखने के लिए मिलते हैं जो माइनिंग में लेबर इन्वॉल्व होती है। इसके बाद में अलाइनमेंट होगा इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ में, ओके। चलो नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब यहाँ पर नीति आयोग ने सेकंड एडिशन निकाला है नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स का। एसडीजी इंडेक्स से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, जो भी नए नए इनिशिएटिव्स आते हैं, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। रिलीज किसने किया है? नीति आयोग ने। कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे यूएनडीपी का जो टेक्निकल सपोर्ट है उसके साथ में भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है। तो कोलैबोरेशन का भी आपको याद रखना है कि किस किस के साथ में कोलैबोरेट किया, एज यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब अगर बात करें यहाँ पर उन्होंने 121 डिस्ट्रिक्ट्स को देखा 8 नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स में, ठीक है। पहला एडिशन आया था 2021 में, 4 साल के बाद रिपोर्ट आई है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स की मेथोडोलॉजी क्या है? अगर आप यहाँ पर आरबीआई, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, सेबी, नबार्ड इस तरह के एग्जाम्स दे रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेथोडोलॉजी कौन सी है। अगर आप वनडे एग्जाम देते हो तो मेथोडोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले तो जो कॉम्पोजिट स्कोर्स है वो आपके रेंज करने चाहिए बिटवीन
81.43 जो कि हाईएस्ट है, और 58.71, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हंथियाल मिजोरम में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास सबसे हाईएस्ट स्कोर रहा, और लोएस्ट रहा है लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश के पास में। डिस्ट्रिक्ट को हमने यहाँ पर 4 कैटेगरीज में रखा। अचीवर जिनका स्कोर 100 है, फ्रंट रनर जिनका स्कोर 65 से 99 है, परफॉर्मर जिनका स्कोर 50 से 65 है, और एस्पिरेंट जिनका स्कोर 50 से कम है। मतलब इन डिस्ट्रिक्ट्स को ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी है। तो हनाथाइयाल जो है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो सकता है, सो सॉरी फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन ऑफ माइंड। नेक्स्ट यहाँ पर हाईएस्ट स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट रहा है नॉर्थ ईस्ट में जिसका स्कोर है 81.43। सिक्किम जो है इसकी सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखा गया है, मतलब हर साल ये अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो नैरोएस्ट रेंज यहाँ पर देखी गई है ऑफ 5.5 पॉइंट्स, ठीक है। त्रिपुरा जो है, हाई स्कोरिंग डिस्ट्रिक्ट्स भी इसके पास बहुत ज्यादा हैं और मिनिमल इंटरेस्ट रेट वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं। लोएस्ट परफॉर्मर कौन है? लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इनको बोला जाएगा कि भाई कुछ और इनिशिएटिव्स लो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को कॉपी करो। स्टेट वाइज अगर हम हाईलाइट देखें तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में, सिक्किम में, त्रिपुरा में, इनको सभी को मिला है फ्रंट रनर स्टेटस, ठीक। कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसी नहीं है जिसको अचीवर स्टेट में लेकर आ पाए हैं हम, और ना ही कोई ऐसी है जो एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में गई है। तो एक अच्छी बात भी है और एक थोड़ी सी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जगह भी है। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की, तो एक पॉलिसी और प्लानिंग टूल की तरह काम करेगा हमारे रिसोर्स एलोकेशन के लिए, रीजनल मॉनिटरिंग के लिए और डेटा ड्रिवन गवर्नेंस के लिए। देखो, जो क्लास का सबसे बेसिकली बोल सकते हैं कि कमजोर बच्चा होता है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सिमिलरली अगर कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो कि एस्पिरेंट कैटेगरी में फॉल करती है तो हमें उसको ज्यादा रिसोर्सेस भी देने पड़ते हैं, उसकी मॉनिटरिंग भी थोड़ी स्ट्रिक्टली करनी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीजें जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम एसडीजी अचीवमेंट जो है वो अपना फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं बाय 2030, और इंडिया का जो विजन है विकसित भारत का, वो क्या है? 2047 है, ठीक है। चलो रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट यहाँ पर काफी अच्छी इंसाइट्स देगी, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगी, और यहाँ पर हमने ये चीज देखनी है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट की पीछे ना रहे अपनी डेवलपमेंट जर्नी में, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज पर आ जाते हैं। 5,000 करोड़ रुपए का नॉर्थ ईस्ट वाटरवेज डेवलपमेंट प्लान जो है वो अनवील किया गया है। तो अनवील किया गया है यहाँ पर 5,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट वाटरवेज डेवलपमेंट प्लान। अनाउंसमेंट यहाँ पर किसने की है? यूनियन मिनिस्टर जी ने की है। तो कौन है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर? सर्बानंद सोनोवाल है। तो यहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल जी ने बोला है कि टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ की कर हम यहाँ पर जो वाटरवेज है और मैरीटाइम सेक्टर है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो यहाँ पर इन्होंने 85 जेटीज लगाने की बात की है, कंस्ट्रक्ट करने की बात की है, ताकि हमारे जो कार्गोस जाते हैं और जो पैसेंजर्स जाते हैं वो इन जेट्स के थ्रू जा पाए। 299 करोड़ रुपीस उन्होंने दिए हैं सिली घाट के लिए, नियामाटी के लिए, विश्वनाथ घाट के लिए और गुईजन के लिए, ठीक है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया की पहली वाटर मेट्रो कहाँ पर है? कोलकाता में है। तो अब ये यहाँ पर वाटर मेट्रो सर्विसेज जो है वो भी लेकर आने की बात कर रहे हैं ताकि अर्बन मोबिलिटी और टूरिज्म को बढ़ावा दे पाए। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये आपको पता ही होना चाहिए, नहीं पता है याद रखो, स्टैटिक में भी आने लग गया एक तरीके से, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर से प्रीवियस ईयर्स में। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा 2027 में। सिग्निफिकेंस क्या है? कोलकाता को ये 7वें पोर्ट जो है म्यांमार का, उसके साथ में लिंक कर रहा है। अब आपको पता है म्यांमार में जो गवर्नमेंट थी वहां की, वो सिविलियन, थोड़ा सा वहां पर ये हो गया था, डिसोबीडियंस वगैरह देखने के लिए मिला था, और आर्मी जो है उन्होंने टेक ओवर कर लिया था, जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए प्रोजेक्ट रुक गया था और इसकी डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो गई, अदरवाइज अभी तक कंप्लीट हो चुका होता। तो ये अब आपका लिंक हो रहा है कोलकाता से 7वें पोर्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल से होते हुए। तो कनेक्टिविटी इंडिया की साउथ ईस्ट एशिया से हम यहाँ पर इंप्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नॉर्थ ईस्ट जाता है और जितने भी साउथ ईस्ट एशियंस हैं उनसे हम ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाएंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी और रीजनल ट्रेड जो है वो बूस्ट होगा। मैरीटाइम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारा प्लान है कि हम क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे 50,000 यूथ को, ठीक है।
और कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट से, ताकि वो उनके पास में मैरीटाइम रिलेटेड स्किल्स रहे ओवर नेक्स्ट 10 इयर्स। और वो यहाँ पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और हम लोगों को लोग भी मिल जाएंगे, स्किल्ड लोग भी मिल जाएंगे। तो ट्रेनिंग सेंटर आपका जो है वो गुवाहाटी में स्टैब्लिश किया जाएगा, लोकेशन एनीवेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। और 200 करोड़ रुपए का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा डिब्रूगढ़ में। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है, ये असम में है, ठीक है, काफी फेमस डिस्ट्रिक्ट है और काफी ज्यादा इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के डिब्रूगढ़ से भी आते हैं। अब बात करें यहाँ पर लाइट हाउसेस जो हैं, ठीक है, तो आईएमडी सपोर्टेड वेदर फोरकास्टिंग यूनिट्स जो हैं वो आपकी सेटअप होंगी। अच्छा, कोई बता सकता है असम की यहाँ पर कैपिटल क्या है? ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर बोलेंगे कि गुवाहाटी जो है वो असम की कैपिटल है, लेकिन असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है, असम की कैपिटल ना ही डिब्रूगढ़ है, ठीक है, अगर आप न्यूज देखकर बोलना चाहो तो असम की कैपिटल है दिसपुर। चलो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें पांडु, तेजपुर, विश्वनाथ और बोगीबील, यहाँ पर लाइट हाउसेस आपके बनाए जाएंगे और कोलैबोरेशन करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ में। बैकग्राउंड अचीवमेंट्स की बात करते हैं तो पास्ट 11 साल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इन्होंने रिकॉर्ड करा है ग्रोथ इन कार्गो हैंडलिंग, एनहांस पोर्ट कैपेसिटी और कोस्टल शिपिंग एक्टिविटीज को इन्होंने अक्रॉस इंडिया इंक्रीज किया है। ठीक है, चलो अब जीसीएफ की बात करते हैं। जीसीएफ काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है, बार बार आ रहा है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि काफी फंडिंग ये लोग इंडिया में कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी ग्रीन एनर्जी है ना, या फिर बोल सकते हो कि क्लीन एनर्जी है, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी, उसको हम यहाँ पर प्रमोट करें। तो अभी यहाँ पर $200 मिलियन का अमाउंट जो है वो अप्रूव करा है ग्लोबल ग्रीन क्लाइमेट फंड ने, और ये यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये लेड करेगा। पर्पस क्या है? पर्पस है कि यहाँ पर ब्लेंडेड फाइनेंस इनिशिएटिव बनाएंगे जिसमें कि लार्ज स्केल पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को मोबिलाइज करेंगे, फोकस करेंगे एमर्जिंग क्लीन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज पर। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास रहे, क्योंकि आपको पता है विंड होती है तो विंड एनर्जी के लिए भी कुछ ना कुछ अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोलर एनर्जी के लिए भी, तो 24/7 आपको अवेलेबल रहे ये जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर राउंड द क्लॉक हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी रहे, इसके लिए कुछ हम कंसेशनल क्रेडिट लाइंस मिल रही हैं इंडिया को के जो डीएफआई डीएफआई क्या होते हैं? आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उनको हम लोग ये फंड्स प्रोवाइड करेंगे। अभी करते क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, है ना। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जैसे कोई कंपनी है जो कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आएगी जो रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करेगा, तो डीएफआई जो है उन्हें फंड देंगे। और डीएफआई को फंड कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, इंटरनेशनल बॉडीज देती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा न्यूज में चलता रहता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन पर भी इनका फोकस्ड है। इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर मुझे 3 एग्जांपल्स दो इंडिया में कौन कौन से डीएफआई है कमेंट सेक्शन में। रूरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो रूरल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के अलावा यहाँ पर आपको डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस भी देखने के लिए मिलेंगे। ओके, आगे इतना समझ में, आगे बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर बात हो रही है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि अपनी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करें, किसमें? इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, और क्लाइमेट एक्शन को स्केल अप करें और जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है उसे भी अट्रैक्ट करें। ठीक है, देखो ये क्या प्रॉब्लम आता है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, ये थोड़ा ना महंगा इनिशिएटिव है, बट अगर हम बात करें ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि अभी आपको शॉर्ट टर्म में कोई खास प्रॉफिट्स नहीं मिलने वाले, बट ऑफ कोर्स धीरे धीरे ये चीजें बहुत हेल्प करेंगी। ऑल्सो आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है। द्वारा ई रजिस्ट्री इन्होंने लॉन्च किया है माइक्रो लैब, ताकि एग्री क्रेडिट एक्सेस को यहाँ पर एक्सपेंड कर पाए। तो जो एग्रीकल्चर रिलेटेड क्रेडिट चाहिए होता है लोगों को, फार्मर्स को, एग्रीप्रेन्योर्स को, वो आसानी से मिल पाए। तो माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है माइक्रो लैब का? माइक्रो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पर आपको कोलेट्रल जो है वो प्रॉपर्टी को रखना पड़ेगा। तो ये सिक्योर्ड हो गए यहाँ पर लोन। सिक्योर्ड लोन्स वो लोन्स होते हैं जहां पर आप कुछ मॉर्गेज के लिए रखते हो, कुछ गिरवी रख रहे होते हो। लॉन्ग टर्म क्रेडिट यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। किस किस को प्रोवाइड करते हैं? स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को,
एग्री वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इनको भी ये लोन दिया जाएगा। स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, शॉर्ट टेन्योर फार्म लोन्स दे रहे थे, अब हम यहाँ पर सिक्योर्ड और एसेट बेस्ड बैकडोर लैंडिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसे इम्प्रूव किया जाएगा अंडर सर्व्ड रूरल एरियाज में, जहां पर अभी भी किसानों को कोई लोन क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, उन किसानों को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। अब आती है बात टेक अनेबल्ड लैंडिंग की। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स यूज करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट असेसमेंट करेंगे कि क्या इन फार्मर्स को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इनके स्कोर्स या फिर इनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा। तो सबसे पहले आता है आपका खेत स्कोर। खेत स्कोर किसके बारे में है, क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएशन के लिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि खेत स्कोर किस चीज से रिलेटेड है, आपको याद रखना है सैटेलाइट ड्रिवन टूल है और यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएशन होती है। दूरदृष्टि कि भाई यहाँ पर डिजिटल इकोसिस्टम आपका जो कि इंटीग्रेट करेगा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, इनपुट प्रोवाइडर्स को, बायर्स को और लैंडर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कनेक्टेड ट्रांसपेरेंट एग्री वैल्यू चेन को इनेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, काफी अच्छी न्यूज है यहाँ पर, SRN मेहता स्कूल, इनको मिला है पहला प्राइज। किस चीज के लिए, नासा NSS स्पेस डिजाइन कॉन्टेस्ट में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है स्कूल, ये आपको याद रखना है, कालाबुरागी कर्नाटका में ये स्कूल है। और यहाँ पर नासा एम्स रिसर्च सेंटर, नेशनल स्पेस सोसाइटी, इन्होंने ये कॉन्टेस्ट यहाँ पर बनाया था और बोल सकते हैं होस्ट किया था। स्पेस सेटलमेंट डिजाइन कॉन्टेस्ट जो है वो था इसका नाम। कैटेगरी यहाँ पर आपकी 8th ग्रेड थी, 8th ग्रेड मतलब 8th क्लास के बच्चे जो हैं, और यहाँ पर अचीवमेंट जो है वो फर्स्ट प्राइज मिला है। ठीक है, चलिए अबाउट द प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइटल आपका IRA रहेगा। डेवलप करेंगे इसको 11 स्टूडेंट्स, रिकॉग्नाइज होगा ये इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ में, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के लिए और सस्टेनेबिलिटी फोकस के ऊपर। ग्लोबल एक्सपोजर, तो स्टूडेंट की जो टीम है उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं आप यहाँ पर अपने शो करोगे इंटरनेशनल स्पेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। तो देखो हमारी कंट्री के बच्चे अब इतने अच्छे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, रेदर फर्स्ट प्राइज लेकर आ रहे हैं, कंट्री को ऐसी जगह पर प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वी आर डूइंग गुड इन सर्टेन प्लेसेस, थोड़े प्लेसेस पर ऑफकोर्स हम लैग कर रहे हैं, बट कुछ जगहों पर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये यहाँ पर गाइड किया था प्रिंसिपल राजा शेखर रेड्डी जी ने, और टीम जो है वो 30 जून को इंडिया में वापस आ गई थी। नेक्स्ट न्यूज, IIT मद्रास 200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड यहाँ पर लॉन्च कर रही है ताकि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स को बैक करे। ये शायद आपने ऑलरेडी न्यूज पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, काफी ज्यादा न्यूज में था ये कि IIT मद्रास यहाँ पर 200 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड कर रही है। अर्ली स्टेज स्टार्टअप है ये और डीप टेक सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी। संगम 2025 इनिशिएटिव चल रहा था, इंस्टीट्यूट का एनुअल एल्यूमनाई इवेंट था बैंगलोर में, जहां पर इन्होंने यहाँ पर अपना अनाउंसमेंट किया। स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फोकस की बात करें तो ये प्री सीरीज ए एंड सीरीज ए फंडिंग राउंड्स में ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए किसको प्रायोरिटी मिलेगी, तो जो इंक्यूबेटेड है ऑलरेडी IIT मद्रास में, जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, काम कर रहे हैं IIT मद्रास के सपोर्ट से, उन्हीं को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं को फंडिंग मिलेगी, ठीक है, प्रायोरिटाइज उनको किया जाएगा। अच्छा, प्री सीरीज ए का मतलब पता है आपको, ये आपका सीड स्टेज के बाद में आता है और सीरीज ए राउंड से पहले आता है। सीड स्टेज क्या होता है कि जब कंपनी स्टार्ट ही हो रही है। ठीक है, चलो इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो फंडिंग रिसोर्सेज जो हैं आपके इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी की तरह काम करेगा, और यहाँ पर फंड्स हमारे IIT मद्रास के जो एल्यूमनाइज हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं, वो लोग यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं, ये कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रैटेजिक विजन क्या है, नर्चर करेंगे नेक्स्ट वेव ऑफ यूनिकॉर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिकॉर्न्स कौन सी कंपनीज होती हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मुझे बताना है कि यूनिकॉर्न कंपनीज कौन सी होती हैं। इंडिया का कौन सा पहला एडटेक था जो कि यूनिकॉर्न बना था, पता है किसी को? देखो यूनिकॉर्न कंपनीज वो होती हैं जिनका वैल्यूएशन जो है वो हो चुका है 1 बिलियन का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंडिया में बात करें यूनिकॉर्न एडटेक कंपनी कौन सी है, तो वो आपकी
फिजिक्स वाला जो है, ठीक है, वो बन गई थी। इससे पहले बायजूस बनी थी, युआन फुआडो बनी थी और अनअकैडमी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर एथर एनर्जी और यूनिफोर। ये दो स्टार्टअप्स हैं जो कि यहाँ पर आपको आप देखेंगे कि यहाँ पर इनकी सक्सेस देखी गई थी, कुछ स्टार्टअप जो आईआईटी मद्रास के हैं, ठीक है। चलो इंक्यूबेशन इकोसिस्टम की बात करें तो आईआईटी मद्रास के पास ऑलरेडी 500 से ज्यादा यहाँ पर स्टार्टअप्स है। कलेक्टिव वैल्यूएशन इनकी जो है वो 50,000 करोड़ के अप्रोक्स में है। नेक्स्ट न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बन गया है 2024 में। एनर्जी इंस्टीट्यूट EI लंदन यूके ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। कोलैबोरेशन है कियार्नी और KPMG के साथ में। की हाइलाइट्स क्या है, इंडिया ने सरपास कर दिया है यहाँ पर चाइना को दूसरे कॉन्सिक्यूटिव ईयर में, ठीक है, और 4th लार्जेस्ट बायोफ्यूल कंज्यूमर बन गया है। प्रोडक्शन नहीं कर रही है, प्रोड्यूसर नहीं बना है, कंज्यूमर बना है, बट ऑफ कोर्स अच्छी बात है। बट कंजम्पशन की बात करें तो इंडिया ऊपर चला गया चाइना से, प्रोडक्शन में चाइना ही ऊपर है, ये भी याद रखना। तो कंजम्पशन जो है वो आपका 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ चुका है और 77,000 बैरल ऑफ ऑयल्स जो है उसके इक्विवेलेंट है कि भाई पर डे में अगर हम यहाँ पर 77,000 बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो अगर कंज्यूम करते हैं, उसकी जगह अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम बायोफ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया का आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 77,000 बैरल्स ऑफ ऑयल को रिप्लेस कर चुके हैं, जबकि चाइना यहाँ पर 60,000 बैरल्स को ही रिप्लेस कर पाया है। ग्लोबल और अच्छा फर्स्ट नंबर पर कौन है, यूएस है, जिसको पास हम दूर दूर तक नहीं पहुंच पाए हैं। ब्राजील इसके जस्ट हाफ जाता है। इंडोनेशिया यहाँ पर ब्राजील से भी काफी नीचे चला जाता है और हम इंडोनेशिया से भी काफी नीचे आ जाते हैं। ग्लोबल बायोफ्यूल डिमांड की बात करें तो ये 3% ईयर ऑन ईयर पर बेसिस पर बढ़ रहा है, दैट इज 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे। एशिया पैसिफिक रीजन में देखें तो लार्जेस्ट ग्रोथ रीजन है यहाँ पर, एंड फिर इसके बाद में नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। 7 रीजन होते हैं, उनमें अगर डिवीजन करें तो एशिया पैसिफिक लार्जेस्ट ग्रोथ रीजन देखने के लिए मिला है। इंडोनेशिया मिलकर ही यहाँ पर 63% एशिया पैसिफिक की बायोफ्यूल डिमांड फुलफिल कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो कंजम्पशन जो है वो हमारा 31.8% उसमें जा रहा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग। प्रोडक्शन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो 27% है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। प्रोडक्शन में अगर हम देखेंगे तो 30.4% है। तो इंडिया अभी काफी पीछे चल रहा है चाइना से, जो कि प्रोडक्शन में यहाँ पर, ठीक है, 10 साल हम यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में बेसिकली पिछले 10 साल में इंडिया पीछे ही है चाइना से, ऐसा बोल सकते हो। यूएसए लार्जेस्ट फ्यूल बायोफ्यूल प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, दे आर डूइंग रियली गुड। यूएसए, ब्राजील एंड यूरोप की बात करें तो 75% ग्लोबल फ्यूल बायोफ्यूल कंजम्पशन इनके थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, सूरीनेम जो है इनको इलेक्ट किया गया है इन्होंने इलेक्ट किया है डॉक्टर जेनिफर साइमंस को एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शेड्यूल हुआ था ये 16 जुलाई के लिए नेशनल असेंबली ऑफ सूरीनेम में। इसके अलावा इनकी एज यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफेशन फिजिशियन है ये, फॉर्मर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट थे, पहली विमेन बन गई हैं जो कि सूरीनेम की प्रेसिडेंट बनी है। वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर जॉर्जरी रसलैंड बने हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रीडेसर्स कौन है, तो चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी यहाँ के पहले, इनसे पहले क्या थे, इनसे पहले यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। चलो अब लैंडो नॉरिस जो है उन्होंने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 यहाँ पर जीत लिया है। आपने शायद ये भी न्यूज देखी होगी। एंड यहाँ पर ऑफिशियल नेम जो है वो है इसका फॉर्मूला 1 कतार एयरवेज ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 की हाइलाइट्स क्या है, विनर बने हैं लैंडो नॉरिस, टीम इनकी मैक्लारेन थी। विक्ट्री माइलस्टोन की बात करें तो 8th करियर की यहाँ पर बेसिकली इनकी करियर की F1 विन है 8th नंबर की, मतलब 8 बार जीत चुके हैं। 4th विन है 2025 सीजन में, ये चौथी जीत है इनकी। फर्स्ट ब्रिटिश जीपी विन है इनकी फॉर मैक्लारेन सिंस 2008 से आपको पता ही होगा लुइस हैमिल्टन हर बार जीत जाते थे। 13th ब्रिटिश ड्राइवर टू विन एट सिल्वरस्टोन। मैग्नस कार्लसन जो है अब फाइनली इन्होंने कुछ जीत लिया है, तो ये यहाँ पर सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्रिट्स क्रोशिया 2025 इन्होंने जीता है। काफी टाइम के बाद में इनकी कोई जीत हुई है और थोड़ा सा ये बोल रहे थे कि मैं गेम से बोर हो चुका हूँ XYZ चीजें,
तो यहाँ पर लोकेशन कौन सी है, जाग्रेब क्रोएशिया है। क्रोएशिया आपको पता ही है, एक कंट्री है, एंड इन्होंने थोड़े साल पहले फ्रांस से भी यहाँ पर एक मैच जीता था, बेसिकली पूरा का पूरा टूर्नामेंट जीता था फुटबॉल का। टूर्नामेंट की बात करें तो सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज क्रोएशिया 2025 पार्ट है ये आपका ग्रैंड चेस टूर का। विनर मैग्नस कार्लसन है जो कि नॉर्वे से हैं, काफी फेमस प्लेयर है, आपने इनके बारे में बहुत बार सुना भी होगा। अचीवमेंट्स की बात करें तो 10th विन है ये इनकी 12th जीसीटी रैपिड ब्लिट्ज इवेंट में। 6th कॉन्जिक्यूटिव टूर्नामेंट विक्ट्री ये रही है इनकी 2025 में, और अब ये दोबारा से वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं। ओके, अब आती है बात यहाँ पर इंडिया के डी गुकेश जी की, जिन्होंने यहाँ पर 3rd पोजीशन ली है। ठीक है, ये इनकी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देखी जा रही हैं, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये टॉप ग्लोबल कंटेंडर बनते जा रहे हैं रैपिड एंड ब्लिट्ज फॉर्मेट्स में। नेक्स्ट आते हैं नीरज चोपड़ा जी। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर विन किया है इनॉग्रल नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025। ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल इवेंट है, जिसका थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी चल रहा था कि इन्होंने यहाँ पर जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं उनको इनवाइट नहीं किया है या ये करेंगे, वो सारा का सारा चल रहा था जब वॉर वगैरह चल रही थी। तो ये उनका वही वाला पूरा इवेंट है। श्री कंतेवीरा स्टेडियम बैंगलोर कर्नाटका में ये वेन्यू है इसका। फर्स्ट एवर वर्ल्ड एथलेटिक्स गोल्ड लेवल जेवलिन मीट हुई थी इंडिया में। ठीक है, इन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, तो ऐसे एथलीट्स होने चाहिए कुछ जो नया लेकर आए, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में भी कुछ अपना योगदान ऐसा दे कि यहाँ पे जो सबको हेल्प करे। तो फर्स्ट यहाँ पर नीरज चोपड़ा जी रहे, सेकंड नंबर पर जूलियस येगो रहे हैं, थर्ड पर आपके रुमेश पाथिरेज रहे हैं श्रीलंका से, और फोर्थ नंबर पर सचिन यादव इंडिया से। तो बोल सकते हैं कि एक और उभरते हुए प्लेयर हमारे सामने आ रहे हैं इंडिया से, जिनका नाम है सचिन यादव। अब नीरज की अगर हम बात करें, नीरज चोपड़ा की, तो यहाँ पर थ्रो सीक्वेंस उनका क्या रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउल हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट में 82.99 मीटर और थर्ड अटेम्प्ट में 86.18 मीटर। तो ये इनका बेस्ट था। 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं, जो भी बेस्ट होता है उसी को हम लेकर चलते हैं। ठीक है, ये हमेशा यहाँ पर 90 मीटर की कोशिश करते हैं, और ओलंपिक्स वगैरह में भी इन्होंने 90 मीटर का कोशिश किया था, तो थोड़ा सा मतलब अभी भी लैग कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एनीवेज, नोटेबल मेंशन जैसा मैंने बोला सचिन यादव के बारे में कि यहाँ पर उनको इंजरी थी, लेकिन स्टिल उनको 4th प्लेस मिला और 82.33 मीटर तक उनका जेवलिन पहुंच गया था। हरियाणा डेवलप कर रहा है एशिया का लार्जेस्ट जंगल सफारी, कहां पर, अरावली हिल्स में। तो अरावली हिल्स आपको पता है ओल्डेस्ट यहाँ पर रेंज रहती है माउंटेन्स की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इफ नॉट ओल्डेस्ट। तो यहाँ पर लोकेशन जो है वो अरावली हिल्स रहेगी हरियाणा की। टोटल एरिया 10,000 एकड़ का है, 6,000 एकड़ गुरुग्राम का एरिया आ जाएगा यहाँ पर, और 4,000 एकड़ नू डिस्ट्रिक्ट का आएगा। क्या कर रहे हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और जो रीजन की बायोडाइवर्सिटी है इसको यहाँ पर ये प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डेवलपमेंट अप्रोच की बात करें तो इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आने की कोशिश है, मॉडर्न सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, और इससे यहाँ पर प्लान किया है सीएम नायब सिंह सैनी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है, तो फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ में किया गया और टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ किया गया है। अरावली रेंज की बात करें तो इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, एंड हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में ये फैली हुई है। टोटल कवरेज यहाँ पर 1.15 मिलियन हेक्टेयर्स है। नेक्स्ट आ जाओ आईपीएल 2025। तो ज्यादातर तो इन्होंने पहाड़ काट ही दिए हैं, वहां पर अब पॉपुलेशन रहती है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी वगैरह का कभी प्रिपरेशन किया है तो आपको पता होना चाहिए, शादीपुर पटेल नगर का जो पूरा इलाका है वहां पर ये अरावली रेंज ही आता है। बाकी आप भी कभी दिल्ली में जाओगे तो आधी रेंज आपको अरावली की मिलेगी, बट पता नहीं चलेगा। आईपीएल 2025 तो आरसीबी जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी बन गई है, अभी हाल फिलहाल में जीती भी थी। एंड इसके बाद में आप देखोगे कि भाई विजय माल्या का एक इंटरव्यू था एक फेमस पॉडकास्टर के साथ में जो बहुत फेमस हो गया था। तो समवेयर आई फाइंड कि आईपीएल जो है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है, एंड दिस वाज ऑल दैट वाज हैपनिंग। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। तो आईपीएल की एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो 18.5 बिलियन हो चुकी है, 12.9% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन आप देखोगे तो वो आपको 3.9 बिलियन डॉलर की मिलेगी, और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर अगर बात करें तो 13.8% का वैल्यूएशन देखा गया है। टॉप 5 यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल आईपीएल फ्रेंचाइजीज, आरसीबी, फिर मुंबई इंडियंस आ जाता है, फिर सीएसके,
फिर KKR एंड देन सनराइजर हैदराबाद। ठीक है, कुछ नोटेबल स्टैट्स है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली एयरपोर्ट जो है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका फुल नेम है, तो ये यहाँ पर 9th बिजिएस्ट बन चुका है इन वर्ल्ड इन 2024। ठीक है, टॉप 3 कौन से हैं? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का, फिर दुबई का, फिर डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए का। ग्लोबल एयर ट्रैवल ट्रेंड्स की बात करें तो टोटल पैसेंजर्स जो हैं ग्लोबली वो आपके 9.4 बिलियन है और प्री पैंडेमिक 2019 लेवल्स में हम पहुंच चुके हैं। एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो 100.6 मिलियन यहाँ पर एयरक्राफ्ट देखने के लिए मिलते हैं। दिल्ली की बात करें अगर तो फ्लाइट्स यहाँ पर इन्होंने 4.7 लाख यहाँ पर हैंडल की हैं। ग्लोबल रैंक जो है वो इनकी एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स में 15th है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की बात की जाए तो यहाँ पर 830 मेंबर्स हैं, 2181 एयरपोर्ट्स 170 कंट्रीज में। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज गिफ्ट सिटी, ये इंडिया की पहली फॉरेन करेंसी इक्विटी लिस्टिंग ला रहे हैं। इक्विटीज क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, अगर आम भाषा में बोला जाए तो स्टॉक्स जो होते हैं किसी भी कंपनी के। ठीक है, लिस्टिंग आपको पता ही है कि कोई कंपनी यहाँ पर जब अपने शेयर्स को लेकर आती है पब्लिकली तो उसको लिस्ट कराना होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो एनएसई गिफ्ट सिटी यहाँ पर इंडिया का पहला फॉरेन करेंसी इक्विटी लिस्टिंग लेकर आई है, तो ये याद रखना होगा आपको। अब यहाँ पर ये लॉन्च करेंगे इसको, तो अबाउट एनएसई आईएक्स बात कर लेते हैं। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो लोकेटेड है ये गिफ्ट सिटी में। ठीक है, होली ओन सब्सिडरी है ऑफ कोर्स आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की। सीईओ हैं इसके वी बाला सुब्रमण्यम जी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया अब यहाँ पर ग्लोबल फंड रेजिंग का रूट बना लेगा एक और, इंडियन अनलिस्टेड कंपनीज के लिए और इंटरनेशनल फर्म्स के लिए। अनलिस्टेड कंपनीज जो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं आई हैं, एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग मिल जाएगा डोमेस्टिक एक्सचेंजेस के लिए फॉर इक्विटी लिस्टिंग्स। गिफ्ट सिटी आपको पता ही है गांधीनगर गुजरात में है, तो यहाँ पर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेकर आए थे। इनको यहाँ पर कौन देखता है, रेगुलेट कौन करता है गिफ्ट सिटीज को? IFSCA। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर एक्सेस मिल जाएगा, इवोल्यूशन और सोफिस्टिकेशन हो जाएगा इंडिया के कैपिटल मार्केट का। नेक्स्ट आते हैं कैम्स लॉन्चेस, कैम्स पे पेमेंट गेटवे, एक और पेमेंट गेटवे लॉन्च हो गया है। तो यहाँ पर कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे निकाला है। सीईओ इसके वसंत जय पॉल हैं एंड की फीचर्स क्या है? हाई वॉल्यूम एंटरप्राइज है, सपोर्ट करेगा 5000 ट्रांजेक्शंस पर सेकंड, अलाइन कर रहा है आरबीआई के मैंडेट्स ऑन टोकेनाइजेशन और डेटा लोकलाइजेशन। ठीक है, डेवलप किया गया है ये माय लापे के साथ में और आरबीएल बैंक के साथ में, जो कि इसका स्पॉन्सर रहेगा। कैपेबिलिटीज की बात करें तो रियल टाइम एनालिटिक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा एमसीएक्स के लिए। तो एमसीएक्स आपको पता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, कमोडिटीज जहां पर हमारी की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमसीएक्स के बारे में आपने शायद थोड़ा बहुत सुना होगा, अगर यहाँ पर आपने बीएसई एनएसई इन सब के बारे में सुना है। तो ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं जुलाई 10, 2025 में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो, जब भी कोई स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा एग्रीमेंट लेकर आता है, ठीक है, जहां पर दो पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानते, बट यहाँ पर दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल देती हूं मैं, मान लो ए है और बी है। ठीक है, अब यहाँ पर ए को गोल्ड की जरूरत है, गोल्ड छोड़ दो, यहाँ पर कॉटन की जरूरत है। ठीक है, ए को कॉटन की जरूरत कब है? आज से 3 महीने के बाद में, और बी जो है वो एक कॉटन प्रोड्यूसर है। अब यहाँ पर ये लोग एक एग्रीमेंट में आते हैं। अब ये एग्रीमेंट यहाँ पर इनको अवेल कराएगा एमसीएक्स। ठीक है, अब एमसीएक्स ने ये एग्रीमेंट इनको कराया, ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन एक प्राइस डिसाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्राइस डिसाइड हुआ 50 रुपीज पर केजी, तो 50 रुपीज पर केजी पर ये दोनों यहाँ पर डिसाइड कर लेंगे। अब अगर प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं, आपको यहाँ पर हो सकता है लॉस हो और हो सकता है प्रॉफिट हो। देखो, अगर इनको कॉटन खरीदना है और कॉटन के प्राइसेस गिर जाते हैं तो इनका लॉस है, अगर कॉटन के प्राइसेस गिर रहे हैं और इन्होंने महंगे में बेचा तो इनका प्रॉफिट है। तो किसी एक पार्टी का प्रॉफिट और किसी एक पार्टी का लॉस होना होता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं ये
ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर एक मार्जिन मनी का कॉन्सेप्ट होता है, एक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें दोनों पार्टीज थोड़ा थोड़ा पैसा दे देती हैं और जिसका भी लॉस हो रहा है उसके उतना अमाउंट कटता चला जाता है। तो या तो आप एट द एंड ऑफ द डे जो भी यहाँ पर एग्रीमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर लो जो भी फाइनल डेट है, या फिर एक एग्जिट ले लो। अगर आप एग्जिट पोजीशन लेते हो तो ऐसी सिचुएशन में जितना लॉस आपका हुआ था या सामने वाले का जितना प्रॉफिट है वो आपको अमाउंट देनी है और फिर आप एग्जिट करोगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर आपके पास में क्या किससे रिलेटेड है ये फ्यूचर्स? इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट टूल्स की तरह है। जैसे यहाँ पर अब इनको क्या था रिस्क कि भाई आगे जाकर कॉटन के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इनको लग रहा था प्राइस कम हो जाएंगे तो इन्होंने सोचा कि भाई मेरे को सस्ते में बेचना पड़ेगा। तो दोनों यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्क एंटिसिपेट कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड आपके फ्यूचर्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये प्राइस वोलेटिलिटी जो है उसे एड्रेस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में। कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको करंट मंथ के लिए देखने के लिए मिलते हैं और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर फ्यूचर मंथ्स के लिए देखने के लिए मिलते हैं। ट्रेडिंग एंड मार्जिन रूल्स है यहाँ पर। तो अगर आप सेबी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप कुछ इस तरह के एग्जाम दे रहे हो तो इसको याद करना, अदरवाइज छोड़ देना। तो जैसे कि यहाँ पर डेली प्राइस लिमिट आपकी 6% है और 9% तक एक्सटेंड हो सकती है। इनिशियल मार्जिन जो मैं बता रही थी ना, मार्जिन में पैसा रखना पड़ेगा, तो ये एटलीस्ट 10% आपको रखना पड़ेगा एज पर वोलेटिलिटी की भाई यहाँ पर प्राइसेस ऊपर नीचे होने के कितने चांसेस हैं। पोजीशंस होती हैं, ओपन पोजीशन, यहाँ पर स्टॉप लॉस लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 लाख मेगावाट आवर का पोजीशन लेना पड़ेगा या फिर 5% ऑफ मार्केट ओपन इंटरेस्ट। ये सब अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको फाइनेंस की क्लास प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैं ये सारी चीजें समझा दूंगी, वरना डेरिवेटिव्स का आप जाओगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, चलो। मार्केट इम्पैक्ट की बात करें तो करंट डोमिनेंस, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो करेंटली 90% इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव मार्केट्स को कंट्रोल कर रहा है। एमसीएक्स यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव लेकर आना चाहता है जो फ्यूचर्स टाइड है स्पॉट इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के साथ में। स्पॉट प्राइसेस कौन से होते हैं? करंट प्राइसेस। ठीक है, इंडिया 8% ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल रिजर्व्स को यहाँ पर होल्ड करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है क्योंकि जिस भी कंट्री के पास ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मिनरल्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस तरह की चीजें होती हैं, वो कंट्री अगर इन्हें सही से एक्सप्लोर कर ले तो अमीर बन जाती है, जैसे रशिया, यूएस, चाइना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इंडिया का 8% वर्ल्ड का यहाँ पर रिजर्व्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम फॉर लेस देन 1% टू ग्लोबल REE माइनिंग आउटपुट। ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है? चाइना का डोमिनेंस देखने के लिए मिला है, लेकिन वो आपका धीरे धीरे कम होता चला जाएगा 2030 तक। तो माइनिंग में चाइना का जो है कंट्रीब्यूशन अभी 69% है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा कि 50% तक आ जाएगा और रिफाइनिंग में चाइना का डोमिनेंस 90% से 76% हो जाएगा। तो नंबर वाइज यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये कम हो, बट ऐसा हो सकता है कि बाकी कंट्रीज बहुत अच्छा कर लें। ठीक है, अब आती है बात भाई कि इंडिया में यहाँ पर रेयर अर्थ डिपॉजिट्स आपके पास कितने हैं? तो कौन कौन से स्टेट्स में है? तमिलनाडु में, केरला, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। ठीक है, गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट यहाँ पर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लेकर आई थी। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने सेल्फ रिलायंस की बात की है क्रिटिकल मिनरल्स में। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की बात करें तो ये यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट्स ना करें। देखो एक्सपोर्ट्स क्यों रिड्यूस करना चाहते हैं, वो आपके दिमाग में ये आया होगा। मान लो इंडिया से आयरन गया, ठीक है, आयरन गया या स्टील गया और कार बनकर आई। कार महंगी बिकती है या फिर आयरन महंगा बिकता है या स्टील महंगा बिकता है? कार महंगी बिकती है। इसीलिए जो हमारे पास रेयर अर्थ्स हैं हमें कोशिश करनी है हम उनकी प्रोसेसिंग इंडिया में ही करें, इंडिया से फाइनल प्रोडक्ट बनाए, रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर ना भेजें। तो रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर जाता है और फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो इंडिया का लॉस है। तो एक्सपोर्ट्स भी कहां पर होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक्सपोर्ट्स को रिड्यूस करना है, फोकस करना है हमें डोमेस्टिक प्रोसेसिंग पर, और चाइना का जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है ये उसके रिस्पॉन्स में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है,
तो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है और डिफेंस एंड एरोस्पेस में हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है हमें। इसके अलावा स्पीड अप करना है एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी क्लियरेंसेस कि भाई यहाँ पर बहुत टाइम तक फाइलें नहीं पड़ी रहे टेबल पर। इसके अलावा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को हमें एनकरेज करना होगा। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो हमारे यहाँ से हो रही है उसको ज्यादा से ज्यादा हमें करने की कोशिश करनी है। एंड साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन पर हमारा फोकस रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज अगेन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो बिहार ने अप्रूव किया है 35% जॉब कोटा। अब ये जॉब कोटा इन्होंने बोला है कि ये विमेन के लिए होगा और यूथ कमीशन को भी सेटअप करेंगे। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन और आया था बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि ये इंडिया जो बिहार के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, इंडिया के नहीं सॉरी बिहार के जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को ये जॉब कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो 35% रिजर्वेशन फॉर वीमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एलिजिबल वही लोग होंगे जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं बिहार के। अप्लाई होगा ये ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है। इसके अलावा बिहार यूथ कमीशन ये लोग लेकर आएंगे जहां पर एम्पावर करेंगे यूथ को एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए। स्ट्रक्चर क्या है, एक चेयरपर्सन, 2 वाइस चेयरपर्सन, 7 मेंबर्स। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर स्टेट लेवल नहीं देने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि कौन से स्टेट ने 35% का कोटा प्रोवाइड किया है विमेन को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है बल्गेरिया जो है वो 21st मेंबर बन गई है यूरोजोन की। ओके, तो यहाँ पर इसकी कैपिटल सोफिया है। बल्गेरिया अब किस किस कंट्री के साथ में यहाँ पर बॉर्डर बनाती है, ये आपके यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस टाइप के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग एग्जाम में यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड इतना क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। की हाइलाइट्स क्या है, तो यहाँ पर ईयू फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है इन्होंने इसको अप्रूव किया था। रिप्लेस कर रहे हैं ये यहाँ पर बल्गेरियन लैब को। अब यूरो चलेगी है ना, और यूरो का अडॉप्शन हो रहा है 19 साल के बाद में। इसके बाद में यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी जा रही है वहां पर, लेकिन इन्फ्लेशन टारगेट्स मीट हो रहे हैं और यूरोपियन यूनियन एंड यहाँ पर एक्सटर्नल कमर्शियल बॉर्डिंग फिस्कल बेंचमार्क्स जो हैं वो इनके फुलफिल हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपको यूरोजोन का बता रखा है कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर आ चुकी हैं। तो क्रोएशिया ने ज्वाइन किया है 2023 में, 2026 तक यहाँ पर बल्गेरिया ज्वाइन कर लेगा, 21st मेंबर बन जाएगा। अभी बना नहीं है तो ये याद रखना कि 20 ही मेंबर्स हैं अभी तक आपके। ठीक है, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कितने मेंबर्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 20 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर साहिल किनी के ऊपर है, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बार और बता दी है न्यूज। तो साहिल किनी जो है वो आरबीआईएच के यहाँ पर सीईओ बन चुके हैं। आरबीआईएच एक प्राइवेट यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहती है जो कि पार्ट है आपके आरबीआई का। एंड मैंने बताया था कि राजेश बंसल जी को इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें अभी आपको याद हो चुकी होंगी और लेक्चर भी आपको पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सुकन्या सोनोवाल, इनको बनाया गया है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। ठीक है, तो ये अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं एंड यहाँ पर कहाँ से हैं, ये असम से हैं, आईआईटी गुवाहाटी इंस्टीट्यूट से हैं, 4th ईयर की बीटेक स्टूडेंट हैं बायो साइंस में। और यहाँ पर इनको क्या बनाया गया है, कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर। अब बनाया कैसे जाता है कि इन्होंने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स लिए होंगे, कुछ अच्छे काम किए हैं तो इनको बनाया गया है। ठीक है, तो डेजिग्नेशन क्या है, लीड बनी है ये कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन में। टेन्योर यहाँ पर 2 साल का रहेगा। कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर नेटवर्क जो है ये यूथ आर्म है आपके कॉमनवेल्थ नेशंस की। पीस बिल्डिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, यूथ एम्पावरमेंट में ये प्रमोशन करना चाहते हैं, मतलब इन सारी चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं। कॉमनवेल्थ नेशंस आपको पता ही होगा जो भी यूके की कॉलोनीज थी है ना, जैसे इंडिया थी, ऑस्ट्रेलिया थी, तो ये सब मिलकर यहाँ पर कॉमनवेल्थ नेशंस बनाते हैं। जेनिफर साइमंस को फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बना दिया है सूरीनेम का। ये वाली न्यूज हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ओडिशा फर्स्ट स्टेट बन चुका है और बेटर से ओनली स्टेट बन चुका है जो कि यहाँ पर 14% क्या दे रहा है, एनुअल जीएसटी ग्रोथ यहाँ पर इसने क्लॉक किया है। तो जीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है और स्टेट अगर कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे और उनको यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखने के लिए मिलेगा कि इनके ऊपर क्वेश्चन भी आ रहा है एग्जाम में। तो 8 years ऑफ जीएसटी कंप्लीट हुए जुलाई 1, 2025 को एंड यहाँ पर 2017 में आया था जीएसटी।
टाइमलाइन फ्रेम, अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2029 में फर्स्ट फुल जीएसटी ईयर मनाया गया था और 2025 अभी हमारा चल रहा है। टॉप परफॉर्मर कौन थे ओडिशा में, यहाँ पर ओडिशा जो है वो टॉप परफॉर्मर बनी है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो ये 14.6% देखने के लिए मिला है। पहला ऐसा स्टेट है और ओनली ऐसा स्टेट है जो कि 14% के टारगेट को फुलफिल कर चुका है, ठीक है, अंडर द जीएसटी कंपनसेशन फॉर्मूला। एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करें तो 126.1% यहाँ पर एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई है। जीएसटी कलेक्शन इनसे हुआ है 60,928 करोड़ रुपए का। इसके अलावा और कौन से अच्छे कंट्रीब्यूटर्स रहे तो महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। स्लोएस्ट परफॉर्मर हमारा यहाँ पर उत्तराखंड रहा है जो कि एक हिली रीजन में भी आ जाता है। तो CAGR इनका 5.3% है, एब्सोल्यूट ग्रोथ इनकी 36.4% है। फ्यूचर आउटलुक पर आते हैं तो जीएसटी रेवेन्यू जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और ये जो पैसा आ रहा है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक बेस में और कंप्लायंस मैकेनिज्म में यूज होगा। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर जो लोग आरबीआई का एग्जाम देने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। आरबीआई ने यहाँ पर लिस्ट निकाली है ऑथराइज्ड डिजिटल लैंडिंग एप्स की। तो यहाँ पर जो बोरोअर्स हैं, जो लोग उधार लेना चाहते हैं या ले रहे हैं, उनके लिए है ये, ताकि जो अनरेगुलेटेड और इलीगल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अवॉइड कर पाओ। अब आप देखते होंगे अक्सर फोन में मैसेज आता रहता है, मैसेज में क्या आता है कि आपका इतना लोन अप्रूव हो चुका है, ये है वो है, आपने कहीं लोन अप्रूव करने के लिए डाला नहीं फिर भी आपके पास आता है। तो ये अनरेगुलेटेड और इलीगल लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो काफी लोग इस धांसे में आ जाते हैं जिन्हें पैसे की सख्त जरूरत होती है, तो उस चीज से लोग बच जाए इसलिए ये लिस्ट निकाली गई है। तो हम ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया का जो डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम है उसमें ट्रस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। की हाईलाइट क्या है, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये आया है। टोटल यहाँ पर डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो 1600 ऐसी एप्लीकेशंस हैं और मेजर प्लेटफॉर्म्स में आपके पास गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, नावी, लैंडिंग कार्ड, एक्सियो एक्सेट्रा देखने के लिए मिलते हैं। अब ये आरबीआई की 2023 की डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। डेटा जो है वो आपका सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से आया है। ओके, तो अगर आप आरबीआई के एग्जाम देने वाले हो तो इस तरह के पोर्टल्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर JSW एनर्जी ने ज्वाइन किया है FTSE4Good इंडेक्स फॉर स्ट्रॉन्गर ESG फोकस। ESG क्या है आपका, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पर इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्रूव करें, इसीलिए JSW एनर्जी जो है इसको इंक्लूड कर लिया गया है इस सीरीज में कि अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। तो मेरे दिमाग में वो मुन्ना भाई वाला मीम आ गया, तुमने बहुत अच्छा काम करा है भाई। तो ये डेवलप हुआ है बाय FTSE रसेल के थ्रू एंड यहाँ पर ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप का पार्ट है। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप होता है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, ऐसे लंदन का होता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज। अब ये कंपनीज को कैसे कैसे देखता है, इवैल्यूएट करता है। सबसे पहले यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर फोकस करता है, फिर क्लाइमेट एक्शन के ऊपर, देन हेल्थ और सेफ्टी के ऊपर। एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस यहाँ पर देखी जाती हैं और ह्यूमन राइट्स, लेबर स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स। JSW एनर्जी सस्टेनेबिलिटी गोल्स की अगर हम बात करें तो कार्बन न्यूट्रलिटी ये लोग लेकर आना चाहते हैं 2050 तक। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान यहाँ पर है इनका, तो 30 गीगावाट पावर जनरेशन कैपेसिटी और 40 गीगावाट आवर ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। सीईओ इसके कौन है, शरद महेंद्र जी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्लोबल ESG स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी बहुत कम कंपनीज हैं इंडिया बेस्ड जो ऐसा करती हैं, तो ऑफ कोर्स और गवर्नमेंट का भी आजकल बहुत यहाँ पर फोकस है कि आप अपना ESG फ्रेमवर्क को इंप्रूव करो, स्पेशली फॉर बैंक्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। चलो नेक्स्ट न्यूज, सेंटर ने ऐड किए हैं 7 न्यू फार्म प्रोडक्ट, किसमें, E-NAM प्लेटफॉर्म में, ठीक है। E-NAM प्लेटफॉर्म जब आया था बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छे से अगर यूटिलाइज किया जाए तो यहाँ पर अब इन्होंने नए फार्म प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी साथ ऐड कर दिए हैं, जिसमें कि फार्मर्स अब ट्रेडिंग कर सकते हैं और बेटर प्राइस रियलाइजेशन कर सकते हैं। शुगर केन, मरछा राइस, कतारनी राइस, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, माघही पान, बनारसी पान, ठीक है। ये आपके 7 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए हैं। टोटल कमोडिटीज की बात करें तो अब हमारे पास में E-NAM प्लेटफॉर्म पर 238 कमोडिटीज हैं।
इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसे डेवलप जो किया गया है, जो ट्रेडेबल पैरामीटर्स है वो लेकर आते हैं डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। प्रोडक्ट्स जो इंक्लूड होते हैं वो स्टेट एजेंसीज से बात कर होते हैं, ट्रेडर्स से बात कर, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से बात कर और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम से बात कर। ठीक, अब ई नैम के बारे में बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया काफी यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं ढोल बाजे के साथ में ये आया था, तो 2016 में ये आया। डिजिटाइज और यूनिटी की बात की इन्होंने एग्रीकल्चरल मार्केट्स अक्रॉस इंडिया। बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ई प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, बेटर मार्केट एक्सेस, बूस्ट इन फार्मर इनकम। इसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रेशन करना था 1300 मंडीज का अक्रॉस इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में ऑलरेडी आप देखते थे कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे हम नैम भी बोलते हैं वो ऑलरेडी था, फिर हम यहाँ पर ई नैम लेकर आए। जैसे कि अमेजोन वगैरह होता है ना कि आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अवेल कर सकते हो, ऐसे ही आपके लिए ई नैम आया था। ऑयल और गेल जो है इन्होंने 15 साल का नेचुरल गैस एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट की डिटेल्स देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर एग्जाम में आ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन बेसिकली 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, आईओसीएल या बीपीसीएल में से एक था ऑयल और गेल, ठीक है। तो इन तीनों ने एक यहाँ पर अपना एग्रीमेंट साइन किया था। तो वो जब एग्रीमेंट साइन हुआ तो वो हर एग्जाम में आया था। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स आप याद कर लेना, अच्छा रहेगा। अब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? ऑयल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, ड्यूरेशन 15 साल की है, 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 900,000 यहाँ पर SCMD स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे आपका सप्लाई वॉल्यूम रहेगा। और सोर्स क्या है? ऑयल यहाँ पर राजस्थान गैस फील्ड से आएगा, ठीक। फुलफिल करेंगे नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट ऑफ आपका राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है। उत्पादन इज प्रोडक्शन, तो बेसिकली जो यहाँ पर राजस्थान के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है उसकी बात हो रही है। राजस्थान का स्टेट रन पावर यूटिलिटी है ये। ऑपरेशनल फ्लो की बात करें तो ऑयल जो है यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ये आपको नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करेगा राजस्थान फील्ड से, गेल इसको ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। RRU VNL जो है ये यूटिलाइज करेगा। कंपनीज आपको पता ही होनी चाहिए। ऑयल इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन E&P कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आती है। हेडक्वार्टर इसका दुलाइयाजान असम में है। गेल की बात करें तो गेल जो है इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी है। 1984 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है और ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। ओके, आई होप आपको ये सारा करंट अफेयर्स अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। और बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी कमेंट कर सकते हो। आरबीआई ने ड्राफ्ट किया है डायरेक्शन ऑन नोवेशन ऑफ ओटीसी डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये किसके अंदर आया है? सेक्शन 45W ऑफ आरबीआई एक्ट 1935। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर आपका क्या होगा? यहाँ पर ओवर द काउंटर होता है जब दो पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं और आपस में ही कोई भी एग्रीमेंट यहाँ पर साइन कर रहे हैं, ठीक है। कम रूल्स होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको अगर देखोगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर ज्यादा होते हैं, जैसे मैंने फ्यूचर का आपको एग्जांपल दिया था अभी थोड़ी देर पहले। नोवेशन, नोवेशन क्या होता है? जब यहाँ पर एक काउंटर पार्टी को हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दूसरे के साथ में। अब बताया दोनों पार्टीज एक दूसरे को जानती हैं। अब मान लो ए ने बोला कि भाई तुम एक काम करो, मेरे दोस्त के साथ में यहाँ पर ट्रेडिंग कर लो या ट्रेड कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पाऊंगा कोई भी XYZ रीजन से। तो एक ट्रांसफरर हो गया, एक ट्रांसफरी हो गया। अब यहाँ पर कंसेंट चाहिए होता है दूसरी पार्टी से। तो यहाँ पर जैसे मान लो ए जो है वो सी के साथ में अपने आप को सब्स्टिट्यूट करना चाहता है तो बी से परमिशन लेनी पड़ेगी, बी का कंसेंट जरूरी है। और यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए राइट्स का भी और ऑब्लिगेशंस का भी, जो आपका हक है और जो यहाँ पर आपके लिए ऑब्लिगेशंस प्रोवाइड की गई हैं। एप्लीकेबिलिटी किस किस चीज पर है? जो भी ओटीसी डेरिवेटिव्स आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड है, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स से रिलेटेड है और क्रेडिट डेरिवेटिव्स। जिन लोगों को डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है, फाइनेंशियल वीडियोस की सीरीज में जाना, डेरिवेटिव्स कर एक पूरा वीडियो आपको दिखेगा, वहां से जाकर पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीवरेबल और नॉन डिलीवरेबल दोनों ही आपके ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। ट्रेडिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर, एक्सचेंजेस पर नहीं होती है। ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट्स ये आपके रहते हैं। और यहाँ पर एक सेकेंड, थोड़ा गड़बड़ हो गया, हाँ,
यहाँ पर आपके पास में मैंडेटरी है ये नोवेशन के लिए, भाई 3 पार्टीज इंक्लूडेड हो गई ना आपकी ए और बी और सी के साथ में, जिसके साथ आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे। रेगुलेटरी कंप्लायंस आपको फॉलो करनी है, आरबीआई की मास्टर डायरेक्शंस को आप अलाइन करोगे, जितनी भी एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको न्यू काउंटर पार्टी के पास ट्रांसफर करनी है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फिमडा, फिडाई, ये सभी इनोवेशन टेम्पलेट्स को बनाएंगे। गाइस 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ पर आपके पास में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो आपकी ट्रेड रिपोजिटरी होती है। याद रखना ईटीएफ ओटीसी दोनों के लिए यहाँ पर सीसीआईएल का रोल रहता है। डीजीसीए यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ क्या रहता है, इसका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है। ये अब यहाँ पर रैंकिंग सिस्टम लगा रहे हैं, किसके लिए, पायलट ट्रेनिंग स्कूल्स के लिए, कि जो पायलट ट्रेनिंग होती है उसमें भी, जैसे आप लोग इंजीनियरिंग करते हो तो वहां पर आपकी रैंकिंग होती है ना, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की एनआईआरएफ रैंकिंग्स आती हैं, इवन ग्लोबली लेवल पर भी आती हैं। तो ऐसे ही अब पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनके लिए भी रैंकिंग सिस्टम लिया जा रहा है। तो 38 फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में यहाँ पर हैं। आप देखोगे ये ट्वाइस ईयर यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, ताकि क्वालिटी, सेफ्टी और स्टैंडर्डाइजेशन हम ला पाए पायलट ट्रेनिंग में। अब अगर हम बात करें स्कोर रेंज आपकी 85% से ज्यादा आपका 8++ होगा, 70 से 85% है तो ए रहेगा, और 50% के बिलो है तो यहाँ पर आपको बी रेटिंग मिलेगी। की पैरामीटर्स यहाँ पर क्या है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आपके देखे जाएंगे, स्कूल परफॉर्मेंस देखी जाएगी, और यहाँ पर साथ में आप देखोगे स्टूडेंट सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो स्टूडेंट सपोर्ट जो है वो 10% का रहेगा। स्कॉलरशिप्स की बात करें यहाँ पर तो रिफंड पॉलिसीज, स्कॉलरशिप, प्लेसमेंट असिस्टेंस, ये भी आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर पायलट बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है ये। डीजीसीए के बारे में बात करते हैं, रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है, रेगुलेशंस, कंप्लायंसेस, ये सारी चीजें देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है। तो सिविल एविएशन सेफ्टी, एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग पायलट्स की और इंजीनियर्स की, और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस रेगुलेशन, ये सारी चीजें ये देखेगी। नेक्स्ट न्यूज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने यहाँ पर एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ में फाइल किया है डीआरएचपी फॉर 10,000 करोड़ आईपीओ, ठीक है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेज कंपनी जो है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर है। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इनको देखती हैं। तो एक ज्वाइंट वेंचर है ये यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल पीएलसी के साथ में, ठीक है। आईपीओ यहाँ पर 10,000 करोड़ का ये लेकर आ रहे हैं, और शेयर्स जो ऑफर कर रहे हैं वो 1.76 करोड़ शेयर्स ऑफर कर रहे हैं 10,000 करोड़ के। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अपना स्टेक यहाँ पर डाइल्यूट नहीं करेगा, ठीक है। स्टेक डाइल्यूट करने का मतलब है अपने शेयर्स पर यहाँ पर गिव अप नहीं करेगा, अपने शेयर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो प्रूडेंशियल दे रहा होगा। डीआरएसपी का मतलब होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा यहाँ पर वो होता है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स दी जाती है, एक्सेप्ट कि यहाँ पर आप कितने करोड़ का फंड लेकर आना चाहते हो, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे आईसीआईसीआई बैंक की, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे यहाँ पर बेसिकली उन्होंने सेबी के साथ इसको फाइल करा है, और यहाँ पर प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आईपीओ को लॉन्च करने के लिए। कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल्स और आईपीओ डिटेल्स की बात हो रही है। लीडरशिप की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ जो है वो निमेश शाह रहेंगे। कंपनी जो है आपकी पीयर कंपैरिजन अगर हम करें और कौन कौन सी कंपनी है, तो एचडीएफसी एएमसी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, 1.09 लाख करोड़ का है। निप्पॉन लाइफ इंडिया का 50,828 करोड़ का है। इसके अलावा आदित्य बिरला सन का जो है वो 23,604 का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नेक्स्ट न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस इंडिया का काफी अच्छा बढ़ चुका है। तो इंडिया का इंटरनेट सब्सक्राइबर बेस अब कितना हो चुका है, 969 मिलियन लोग यहाँ पर अब इंटरनेट इंडिया में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले कितना था,
954.40 मिलियन था 2024 मार्च में। ग्रोथ रेट देखने के लिए मिला है 1.54% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ब्रॉडबैंड की बात करें तो यहाँ पर 924.07 मिलियन लोगों से 944.12 मिलियन लोग जो हैं वो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं। इसके अलावा 2.17% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखा गया है। मोबाइल यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई जो मोबाइल पर हमारा एवरेज रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि 16.89% यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ है बाय 16.89%। पहले ये था आपका 149.25 रुपीज, अब हो चुका है 174.46 रुपीज। ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की बात करें तो 918 परमिटेड प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स है, जो टीवी चैनल्स आते हैं ना आपके, तो वो यहाँ पर आपके 918 हो चुके हैं मार्च 2025 तक। और अगर हम बात करें इसमें 333 पे चैनल्स हैं, 232 स्टैंडर्ड डेफिनेशन एसडी जो होता है, 101 हाई डेफिनेशन चैनल्स हैं। रेडियो सेक्टर, तो रेडियो सेक्टर आपको पता ही है, धीरे धीरे यहाँ पर रेडियो स्टेशन जो हैं वो आपके कम होने लग गए थे, लेकिन अभी दोबारा से एक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो 388 ऑपरेशनल प्राइवेट यहाँ पर एफएम स्टेशन हैं 113 सिटीज में, ऑपरेट हो रही हैं बाय 33 ब्रॉडकास्टर्स। और यहाँ पर मर्जर भी देखने के लिए मिला है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं, 494 से 531 हो चुके हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने निकाली है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई ने निकाली है। टाइटल क्या है? इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज ईयरली परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अभी कुछ दिन पहले एक और न्यूज थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी हमारे डेली न्यूज में, कि हमारा जो ट्राई है इसने बोला है कि जो आपकी टीआरपी आती है ना, अलग अलग शोज की जो टीआरपी आती है उसमें अब आप केवल टीवी को लेकर नहीं चलोगे, रेदर जो मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह आपकी रहती हैं उन्हें भी आप कंसीडर करोगे। ओके, तो अब यहाँ पर काफी सारे, ताकि इसका बेस बढ़ जाए। अब इंडियन नेवी ने यहाँ पर निस्तार, पहला इंडिजीनियस डाइविंग सपोर्ट वेसल जो है वो इंडक्ट करा है। की हाइलाइट्स क्या है? निस्तार जो कि आपका संस्कृत वर्ड से आता है, इसका मतलब है लिबरेशन, रेस्क्यू और साल्वेशन। ठीक है, डाइविंग सपोर्ट वेसल यहाँ पर है ये आपके लिए, तो डीप सी डाइविंग करेगा, एकदम सी में जो डीप उसमें जाएगा, और रेस्क्यू ऑपरेशंस की तरह काम करेगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इसे बिल्ड किया है और ये इंडिया में ही डिजाइन और बिल्ड हुआ है। तो 75% इंडिजिनियस कंटेंट है, मतलब 75% जो यहाँ पर पार्ट्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो इंडिया से ही प्रोवाइड किए गए हैं। क्लासिफाई किया गया है इसको इंडियन रजिस्टर्स ऑफ शिपिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं। लेंथ इसकी 118 मीटर्स रहेगी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 10,000 टन तक का रहेगा। रोल है सबमरीन रेस्क्यू मिशंस का, तो यहाँ पर जो सबमरीन्स वगैरह हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा। सर्व करेगा एज द मदरशिप फॉर डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। जैसे मैंने आपको लास्ट न्यूज के टाइम पर भी बताया था कि चाइना जो है उसका काफी ज्यादा इंडियन ओशन में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल रहा है, जिसका क्वाड ने भी यहाँ पर बात की थी कि भाई हमें इस चीज से खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह के अगर इनिशिएटिव्स आते हैं, इस तरह के अगर हमारे पास में वेसल्स आते हैं तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए भी काम आएंगे ये। ठीक है, तो कैपेबल है हम डीप सी डाइविंग ऑपरेशंस के लिए। एक कैपेबिलिटी है ये यहाँ पर फ्यू नेवीज पोसेसेस, जो कि यहाँ पर हमारी जो नेवी है वो जो पजेस कर रही है कैपेबिलिटी, उसमें से कुछ में से ये भी अब हमारा आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए काफी अच्छा है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आपको पता ही है इंडिया अब यहाँ पर चाहता है कि इंडिजिनियसली चीजों को यहाँ पर बनाए, और यहाँ पर हमारी एडवांस इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज भी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, तो ड्राफ्ट किए गए हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रूल्स 2025। अभी ड्राफ्ट में है तो फाइनलाइज नहीं हुए हैं, माइट बी माइनर चेंजेस देखने के लिए बाद में मिल जाए। तो इंडिया की जो अपस्ट्रीम सेक्टर है इसको हम रिवैम्प करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहते हैं। तो मेजर प्रोविजंस और रिफॉर्म्स क्या रहेंगे? सबसे पहले स्टेबलाइजेशन क्लॉज, तो यहाँ पर शील्ड लेजीज आपको यहाँ पर मिलेंगे फ्रॉम फ्यूचर फिस्कल और लीगल चेंजेस, कि भाई बाद में फ्यूचर में कोई चेंजेस हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर फ्यूचर में होने वाले चेंजेस की वजह से बाद में अफेक्ट हो रहे हो। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन और एक्सेस की बात करें तो जो लेजीज हैं, लेजीज कौन होते हैं?
जैसे आपने मान लो रेंट पर कोई सामान लिया, ठीक है, घर लिया आपने रेंट पर, तो यहाँ पर आप क्या हो जाओगे, एक तरीके से लेजी हो जाओगे, ठीक है, लीज एग्रीमेंट में। और लेजर होता है जो ओनर होता है, तो लेजीज जो है वो डिक्लेयर करेंगे अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी की भाई ये जो कैपेसिटी है ये हम अभी यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। थर्ड पार्टी एक्सेस होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अंडर गवर्नमेंट ओवरसाइट। तो इंडिया का पहली बार ऐसा कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर कोर थीम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है। नेट जीरो और ग्रीन ट्रांजिशन गोल्स को हम सपोर्ट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट्स एंड यहाँ पर शेयरिंग रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो एक्सटर्नल शेयरिंग या एक्सपोर्ट जो है उसमें हमें प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो ये आपका 7 साल तक हम मेंटेन करेंगे। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी है, तो न्यू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। हेड करेगा यहाँ पर एक ऑफिसर जिनकी रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे नहीं होगी, ठीक है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के लोग ही इसको हेड करेंगे। कंप्लायंस, पेनल्टीज और एनफोर्समेंट यहाँ पर हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो पुराने जो रूल्स थे हमारे 1949 और 1959 में, इनको हम रिप्लेस कर देंगे और नए रूल्स लेकर आएंगे। तो जो चेंजेस हैं ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में, उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। ओलैप राउंड के बारे में मैंने आपको लास्ट कुछ न्यूज में बताया था, ओपन एग्रीकल्चर लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो यहाँ पर ये उसके साथ में अलाइन हो रहा है ताकि हम फॉरेन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर एनकरेज करें, मॉडर्न गवर्नेंस लेकर आए, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ब्राजील ट्रेड रिलेशंस के ऊपर। तो यहाँ पर की हाइलाइट्स क्या है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं कि भाई पीएम मोदी जो है वो ब्राजील भी गए थे। घाना, ब्राजील, टीएनटी, अर्जेंटीना, इस कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अभी हाल फिलहाल में विजिट हुई थी। तो ट्रेड टारगेट यहाँ पर इन्होंने सेट किया है, इंडिया ब्राजील बायलैटरल ट्रेड है $12.2 बिलियन से 20 बिलियन बाय 2030। अभी तो हमारे यहाँ पर कितना ट्रेड चल रहा है, 12.2 बिलियन चल रहा है। अब इसे इंक्रीज कर देंगे, 20 बिलियन कर देंगे बाय 2030, ठीक है। की आउटकम्स क्या हैं, सबसे पहले तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उनको इन्होंने ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये ऑफर वो किया है। इनका जो यहाँ पर सिविलियन ऑर्डर होगा, जैसे इंडिया में भारत रत्न होता है, घाना ने अपना दिया है, टीएनटी ने अपना दिया है, ब्राजील ने भी दिया है। याद रखना 3 कंट्रीज से तो मिला है इनको। स्ट्रेंथन करेंगे बायलैटरल टाइज को। टोटल यहाँ पर 3 आपके एमओयू साइन हुए हैं। और साइंड एमओयूज की बात करें तो काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर है, बायोफ्यूल कॉर्पोरेशन के ऊपर है, इथेनॉल ब्लेंडिंग इसका एक पार्ट है, और रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप्स, ठीक है। कुछ और 3 है जो कि पाइपलाइन में है, एग्रीकल्चर रिसर्च, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन। स्ट्रेटेजिक फोकस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा मर्कोसुर ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। इसके अलावा इंडिया का यूपीआई ब्राजील में भी ये अडॉप्ट करने की बात हो रही है। ओके, तो हमने अभी बहुत सारी न्यूज इस तरह की देख ली है। अच्छा हो चुका है ना, 8th नेशन यही बना है, सॉरी। कॉपरेट करेंगे हम एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस टेक्नोलॉजी में। नेक्स्ट न्यूज, इंडोनेशिया होस्ट करेगा 2025 आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है। कहां पर हो रही है ये, सेनायान जकार्ता इंडोनेशिया में हो रही है। 53rd आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है। कब से कब होगी ये, अक्टूबर 2025 में ये आपकी हो रही होगी, ठीक है। तो इंडोनेशिया यहाँ पर इसको करेगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम है कि कोई साउथ ईस्ट एशिया जो है वो यहाँ पर क्या करने वाला है, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप को होस्ट करने वाला है, ठीक है। ग्लोबल पार्टिसिपेशन की देखें तो यहाँ पर 86 कंट्रीज और टेरिटरीज जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। कंपटीशन फॉर्मेट वही मैन विमेन का आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक इवेंट्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फ्लोर, वॉल्ट, बीम, बार, रिंग्स, ये सारे डिसिप्लिन रहेंगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो मेंस चैंपियनशिप शुरू हुई थी 1903 में। विमेन्स इवेंट शुरू हुए यहाँ पर आपके 30 साल के बाद में, 31 ईयर्स के बाद में, 1934। ये एनुअली होता है और यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इवेंट माना जाता है। ऑफ कोर्स इतनी सारी कंट्रीज यहाँ पर रजिस्टर हो रही है तो काफी प्रेस्टिजियस माना जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल अपडेट की बात करें तो इता युलाल्ती जो है प्रेसिडेंट है इंडोनेशियन जिम्नास्टिक फेडरेशन के, इन्होंने ही यहाँ पर इस इवेंट को ऑफिशियली अनाउंस करा है। हरियाणा का मेगा प्रोजेक्ट, अभी हमने देखा था कि गुड़गांव के जो अरावली हिल्स हैं और नूह डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर ये लोग अपना क्या लेकर आ रहे थे, सफारी लेकर आ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा डिज्नीलैंड स्टाइल पार्क है
जो कि ये लोग लेकर आ रहे हैं। तो एशिया की लार्जेस्ट जंगल सफारी यहाँ पर अरावली हिल्स में स्टार्ट होगी। अरावली हिल्स का जो आपका है 10,000 एकड़ में फैला हुआ है, 6,000 एकड़ गुरुग्राम में और 4,000 नूह में। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला न्यूज देख लेते हैं। इंडिया का पहला डिज्नीलैंड स्टाइल अम्यूजमेंट पार्क और बन रहा है। कहां पर बन रहा है? मानेसर में। मानेसर कहां पर है? गुड़गांव के बिल्कुल पास में ही है। ठीक है, तो ज्यादा दूर दूर नहीं रहेगा। लैंड आइडेंटिफाई करिए 500 एकड़ नियर पचगांव चौक मानेसर। ठीक है, अब विजन क्या है कि एक वर्ल्ड क्लास एंटरटेनमेंट हब बनाया जाएगा जैसे कि डिज्नीलैंड है। और यहाँ पर मुझे ना एक मीम ध्यान में आ रहा है, पूरा एक वीडियो था इंस्टा पर जिसमें ये लोग बोल रहे थे कि डिज्नीलैंड लेकर आएंगे और डिज्नीलैंड के सामने ही एक यहाँ पर दारू का ठेका होगा, फिर किसी भी बच्चे को जाना होगा, वो कैंडीज के लिए जाएगा और वो उसको डरा के भगा देंगे जो अडल्ट वहां पर ड्रिंक कर रहे होंगे। तो आपको शायद पता होगा कि गुड़गांव में बहुत पास पास में ही आपको कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें मिल जाती है। तो वही चीज मेरे दिमाग में आ रही थी। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो अर्बन इंटीग्रेशन की इन्होंने बात की है। 1,000 एकड़ के एरिया में ये पूरे 4 सेक्टर्स रहेंगे। तो वॉक टू वर्क मॉडल आपका रहेगा, द्वारका एक्सप्रेस वे और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे के साथ इंटीग्रेट करेगा। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड लेजर फैसिलिटीज यहाँ पर ये फीचर करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, पंजाब ने टॉप किया है परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नाम लिखेंगे मतलब हिंदी में, फुल फॉर्म देंगे इंग्लिश में कि सब लोग कंफ्यूज हो जाए कि एग्जैक्टली है क्या। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन करिकुलर एंड असेसमेंट इक्विवेलेंस इन्होंने इसको रिलीज किया। एनसीईआरटी से कंडक्ट करेगी। सर्वे का डेट है 4 दिसंबर 2024। ठीक है, अब यहाँ पर 21.15 लाख स्टूडेंट्स को इन्होंने कवर किया था। देखो, एजुकेशन से रिलेटेड है तो ईएसआई जो है आपका या फिर आपका सोशल इश्यूज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टॉप परफॉर्मर्स कौन है? तो रैंक की अगर हम बात करें तो ग्रेड 3, ग्रेड 6 और ग्रेड 9, मतलब ये 3 आपकी क्लासेस हो गई। पंजाब का रैंक यहाँ पर ग्रेड 3 में भी टॉप है और ग्रेड 6 में भी है और ग्रेड 9 में भी है एंड ग्रेड 6 में केरला भी टॉप पर है। हिमाचल, फिर केरला, मणिपुर, राजस्थान। टॉप 5 स्टेट्स देख लेना, एक बार याद कर लेना। दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, केरला, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। ठीक है, असेसमेंट फ्रेमवर्क क्या है? क्लास 3 आपका फाउंडेशनल स्टेज है। यहाँ पर लैंग्वेज आपकी कैसी है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, वर्ल्ड अराउंड के बारे में आप कितना जानते हो। 90 मिनट का टाइम दिया गया। बेसिक न्यूमरेसी, कॉम्प्रीहेंशन और रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स देखे गए। क्लास 6 में आ जाए अगर हम, तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात हुई, मैथमेटिक्स की बात हुई और द वर्ल्ड अराउंड अस। तो अगेन 90 मिनट दिए गए। अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपका एप्लीकेशन कितना अच्छे से कर रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग कितनी अच्छी है। क्लास 9 मिडिल स्टेज, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस सभी यहाँ पर लिया गया। 120 मिनट का था ये कंपटीशन और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात हुई। क्लास 3 में केवल 55% बच्चे थे जो सीक्वेंस नंबर्स यहाँ पर अप टू 99 लिख पाए। ठीक है, एलकेजी यूकेजी का बच्चा जो काम कर लेता है वो क्लास 3 के बच्चे नहीं कर पा रहे थे। इंडियन स्टेट्स का ये हाल है। 58% जो है वो 2 डिजिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर पाए। एवरेज स्कोर यहाँ पर 64% लैंग्वेज में रहा, मैथमेटिक्स में 60% और इम्प्रूव किया है हमने यहाँ पर 2021 से 62 एंड 57% था जो पहले की, बट बिलो 2017 है। क्लास 6 में आते हैं, 53% लोग थे जो यहाँ पर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को टेबल या फिर ऑपरेशंस के थ्रू यहाँ पर हैंडल कर पाए। अर्ली स्टेज अर्थमेटिक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो भी यहाँ पर इंडिकेट हो रही थी। क्लास 9 की बात करें तो 50% बच्चे जो थे वो बिलो नेशनल एवरेज थे मैथमेटिक्स और साइंस में, तो डीपर इंटरवेंशन की जरूरत है। सर्वे टूल्स में हमने टीचर्स क्वेश्चनएयर रखा, स्कूल क्वेश्चनएयर रखा और पीपल क्वेश्चनएयर रखा। पीपल मतलब स्टूडेंट्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सिस्टम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग क्वालिटी और स्टूडेंट लर्निंग के ऊपर फोकस करा। ऑब्जेक्टिव क्या था कि बेस लाइन लर्निंग आउटकम मेजरमेंट एज पर एनईपी 2020, तो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी और मिडिल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टेलीकॉम इजिप्ट साइंस एमओयू विद केयर एक्सपर्ट। तो यहाँ पर नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करने के लिए एक साइन आपका हुआ है एग्रीमेंट। टेलीकॉम इजिप्ट का मेन टेलीफोन एंड आईसीटी कंपनी जैसे इंडिया में बीएसएनएल है। केयर एक्सपर्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, ये इंडिया बेस्ड हेल्थ टेक फर्म है जो कि रिलायंस जियो इसको बैक कर रहा है। अब आप कहोगे मैंने आपको बीएसएनएल का एग्जांपल दिया, क्यों दिया, वो तो है नहीं। तो
तो BSNL की ज्यादातर चीजें रिलायंस जियो ही यूज कर रहा है। नेचर ऑफ एग्रीमेंट की बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपका है, और डेवलपिंग लॉन्चिंग ए नेशनल डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन इजिप्ट, इजिप्ट में स्टार्ट करना है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी है इजिप्ट के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक यूनिफाइड हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन वही है कि यहाँ पर हम ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स इंटीग्रेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट न्यूज, टी हब ने लॉन्च किया है सेकंड कोहोर्ट ऑफ AIC स्पेस टेक एक्सेलरेटर ऑर्बिट प्रोग्राम। तो यहाँ पर 17 कटिंग एज स्पेस टेक स्टार्टअप्स को हम सपोर्ट करेंगे। इनिशिएटिव की बात करें तो तेलंगाना ने यहाँ पर बेसिकली टी हब कर जो ऑर्गेनाइजेशन है तेलंगाना बेस्ड, ये आपकी आती है अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंडर। प्रोग्राम है इनका ऑर्बिट, अ स्पेशलाइज्ड स्पेस टेक एक्सेलरेटर। एडिशन सेकंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर 17 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। इंडिया के स्पेस टेक स्टार्टअप्स को यहाँ पर हमें सपोर्ट करना है, स्पेस टेक्नोलॉजी में ऊपर जाने की बात है। मेंटरशिप, एक्सपर्ट मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री कनेक्शंस देखे जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड R&D सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फंडिंग गोल क्या है, तो 3+ करोड़ यहाँ पर हमें रेस करने हैं, इतना फंड हमें लेकर आना है। इनोवेशन की बात करें तो कम से कम 10+ यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स बनाने हैं, अपना कुछ नया लेकर आना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर फोकस एरियाज क्या रहेंगे, स्टार्टअप जो हैं वो आपके सैटेलाइट डिजाइन एंड डिप्लॉयमेंट देखेंगे, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल्स, प्रोपल्शन एंड फ्यूल सिस्टम्स, स्पेस बायोलॉजी, स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ड्रिवन इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी में। रिसर्च सेट, स्पेस अनक्लॉक, कॉस्मो क्रॉलर, कॉस्मोस कनेक्ट, ADT कोर, स्पेस बिलीफ, कुछ अच्छे यहाँ पर तेलंगाना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपके किससे रिलेटेड है, ऑफ कोर्स स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर इंडिया का विजन देख लेते हैं कि इंडिया यहाँ पर स्पेस इकोनॉमी को एक्सपेंड करना चाहती है। अभी कितना है, $8.4 बिलियन था 2022 में, जिसको ये 11 साल के बाद में $44 बिलियन तक पहुंचाना चाहती है और 8% शेयर रखना चाहती है ग्लोबल स्पेस मार्केट में। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर स्पेस टेक से ही रिलेटेड। इसरो ने कंडक्ट किया है हॉट टेस्ट ऑफ गगनयान SMPS एट महेंद्रगिरी तमिलनाडु। तो इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। ये क्या टेस्ट हुआ है यहाँ पर, तो गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम। गगनयान आपको पता ही है, यहाँ पर हम लोग अपना ह्यूमन मैन बेसिकली मैन वो लेकर भेजना चाहते हैं, स्पेसक्राफ्ट जहाँ पर लोग जाएंगे। सुधांशु शुक्ला जिनको हमने अभी भेजा हुआ है ऑलरेडी, वो इसका एक पार्ट रहेंगे और 2 लोग आपके जाएंगे। तो यहाँ पर 2 हॉट टेस्ट हुए, 30 सेकंड ड्यूरेशन और 100 सेकंड ड्यूरेशन के। पर्पस क्या थे टेस्ट के, तो परफॉर्मेंस वैलिडेशन ऑफ SMPS की भाई ये सही से परफॉर्म कर रहा है। ऑर्बिटल मैनोवर्स यहाँ पर देखे गए, सिनेरियोस देखे गए भाई कि क्रूड मिशन हमारे रहेंगे तो किस तरह से ये परफॉर्म करेगा। सभी टेस्ट ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो हमारे सक्सेसफुली मीट हो चुके हैं, मतलब हम एक कदम और आगे आ गए हैं। क्रिटिकल है ये गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल के लिए। 5 लिक्विड अपूज मोटर्स यहाँ पर यूज हो रही हैं। 16 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स यूज हो रहे हैं। ऑर्बिट रेजिंग, लोअरिंग, एटीट्यूड कंट्रोल, मैन्यूवरिंग ड्यूरिंग इमरजेंसीज को अबॉर्ट करने के लिए यहाँ पर यूज होगा। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, अगर आप यहाँ पर UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी स्पेस लेवल के बेसिकली किसी भी एग्जाम के लिए ना, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है त्रिवेंद्रपुरम, इन्होंने इसको डेवलप किया है। LPSC एक की इसरो सेंटर रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज का। प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज का यूज होती है जब हम कुछ लॉन्च कर रहे होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम एस्केप वेलोसिटी से थोड़ा ऊपर चले जाएं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आप एक पूरा का पूरा फ्यूल वगैरह किस तरीके से आप यूज करेंगे, लिक्विड में लेकर जा पाओ तो वो ज्यादा बेटर है करके चीजें होती है। SSCPL स्टारलिंक जो है इनको मिला है इन स्पेस अप्रूवल, किसके लिए, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इन इंडिया। देखो ये ना एलॉन मस्क की कंपनी है और अभी हाल फिलहाल में न्यूज में काफी ज्यादा थी। तो यहाँ पर कोशिश ये है इन लोगों की कि इंडिया में जो ये रहता है ना बेसिकली डिश केबल्स वगैरह रहती है, वो सब हटाकर आप स्टारलिंक को सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आओगे, ठीक है। USA बेस्ड है। तो रेगुलेटरी अप्रूवल मिल चुका है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने दे दिया है।
अब यहाँ पर फाइनल रेगुलेटरी अप्रूवल था जो इनको मिला है, परमिशन मिली है इनको नॉन इंडियन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने की। नॉन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट्स जो है स्पेसिफिकली आपकी स्टारलिंक जनरेशन 1 कॉन्स्टेलेशन को ऑपरेट करने की। स्टारलिंक जेन 1 कॉन्स्टेलेशन हाइलाइट्स क्या है? 4408 लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। ऑल्टीट्यूड यहाँ पर 540 से 570 किलोमीटर अर्थ है। अप टू 600 Gbps ब्रॉडबैंड कैपेसिटी इंडिया में ये प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर सीधे 6G तक पहुंच जाओगे। अप्रूवल वैलिडिटी आपकी 5 इयर्स की रहेगी। अदर अप्रूवल्स जो पहले मिले थे कि आप सैटेलाइट सर्विस लाइसेंस यहाँ पर मिला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से। तो यहाँ पर इंडिया के करंट सेटकॉम प्लेयर्स कौन कौन से हैं? यूटेलसैट, वनवेब जो कि भारती ग्रुप का है। भारती ग्रुप किसका है? यहाँ पर एयरटेल वालों का है। जियोसेस जेवी, रिलायंस जियो एंड सेस और स्टारलिंक SSCPL। ठीक है, इसके साथ में आज की जो हमारी न्यूज है वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की, कुछ हमारे इनिशिएटिव्स जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है,